तो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं बता दूं मैं भी बढ़िया हूँ। तो सर आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंटेड हूँ। क्यों? रीजन बिंग आप लोगों का जितना प्यार मिला है रेगुलर बैच के लिए, और उसके बाद में बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सतीश सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच है क्या आपका कोई। तो बच्चों मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं पेश करता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड बैच, बैच फॉर सीएमए फाइनल, दैट इज योर पेपर नंबर 13। ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से डिटेल्स जो जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैच। क्या होता है ना, काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है जो हम लोग वेबिनार लेते हैं, उसके अंदर भी बच्चे यही पूछता है कि सतीश सर हमने आपका फाइनल मतलब रेगुलर बैच लेना चाहिए या आपका हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना चाहिए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मुझे लगता है उन सारी क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने एड्रेस करना चाहिए। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेक्चर कुछ बेसिक बातें दैट यू शुड नो। सबसे पहले मैं उन चीजों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, एंड वंस वी आर डन विथ ऑल दिस इमीडिएटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट टुडे इटसेल्फ। ठीक है। और खासियत है इस बैच की कुछ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है दैट इज ऑल टुगेदर चेंज। समझ में आ रहा है? आपका 100 मार्क का पेपर क्या आ रहा है, केस स्टडी बेस्ड पेपर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे फेवर में काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देर आर लॉट्स ऑफ रीजन मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। देखो आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि सीएमए फाइनल के अंदर जो ना, पहले आप सबसे पहले इस बात को समझो कि ये जो बैच है ये कोई भी पुराना बैच नहीं है ना। रेगुलर बैच में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, हमने हर एक चीजों को डिटेल में पढ़ा, चाहे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट हो या थोड़ी सी इररिलेवेंट भी हो, लेकिन आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो वो सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई। सेकंड चीज क्या हो जाता है रेगुलर बैच के अंदर कि सर जब आप कोई रेगुलर बैच हमारी ज्वाइन करते हो तो आपके मन में एक होता है कि सतीश सर का एक मेरा एक मोटो है क्या, पढ़कर नहीं लिखकर होगा। पढ़कर नहीं लिखकर होगा मतलब क्या कि आपको एक एक चीज मैं आपको लिखवाते 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 कंप्लीट कराया था सीएमए फाइनल लेवल लॉ की। ठीक है। तो आपको हर एक चीज क्लास में लिखवाई जाती है। बट व्हेन इट्स कम टू फास्ट ट्रैक बैच, तो फास्ट ट्रैक बैच में चीजें ऑलरेडी लिखित है। मेरा कोशिश होएगा कि मैं आपको सारी चीजों को कंसेप्ट बताऊं और साथ ही साथ में क्लास में आपको लर्न करा दूं। और जो जो चीजें मैंने लिखी है उसके मैं क्या करता हूँ आपको मैं बताता हूँ मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, मेरे चार्ट्स मेरे रिवीजन नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। और जैसे ही कोई सेक्शन कंप्लीट होता है मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके साथ में। और ये चैप्टर जैसे सेक्शन खत्म होगा, देखो मैंने समराइज बोल के लिख दिया कि पूरा का पूरा जो सेक्शन 3 पेज का है उसको मैंने एक छोटी सी डायग्राम में क्या कर दिया, समराइज कर दिया है। मतलब आप लोगों को ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा गाइस, सिर्फ ये समरी चार्ट जो है ना, इतना आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये एक टारगेट होता है। इसके बाद में अनदर सेक्शन आई विल स्टार्ट। अब ये सेक्शन भी पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कितना लग गया, 1.5 पेज लग गया। लेकिन आप लोगों को इसका क्या, अच्छा 1.5 नहीं 2.5 पेज लग गया। इसकी समरी मैंने बना दी सिर्फ आधे पेज के अंदर। बस आपको ये समरी को याद रखना है। मतलब पढ़ाते वक्त मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मेरे हैंड रिटन नोट्स साइमल्टेनियसली। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अब आप एक बात समझो कि सीएमए फाइनल में पढ़ाने वाला हर टीचर आपको सीएमए फाइनल के लेक्चर नहीं दे रहा है। मार्क माय वर्ड, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक लाइक डिविडेंड अकाउंट ऑडिटर, समझ में आ रहा है? ये कहीं ना कहीं सीए इंटर वगैरह के अंदर भी है। वही लेक्चर एज गुड एज मैंने देखे बच्चों को चिपका दिए जाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कि ये सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव है या सीए इंटर के ही लेक्चर या सीए फाइनल के लेक्चर ही सीएमए फाइनल वालों को दे दिए। और ऐसे टीचर ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो बैच है ना, ये परफेक्टली मैंने सीएमए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। सर क्यों? रीजन बिंग, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, एक नोट्स को रेफर करेंगे। जब हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो नोट्स को रेफर करेंगे। अब आप देखो पहला चैप्टर आपका कौन सा है, कंपनी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। एग्जैक्टली जो आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज है और जहां जहां से एमसीक्यू बने हुए हैं, मैंने उन सारी चीजों को क्या कर लिया, हाईलाइट करके आप लोगों को दिया। मतलब आपको अलग से जो मेहनत होती है सर हम लोग हाईलाइट करें, कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हाईलाइट करने की इच्छा है तो जो मैंने रेड में लिखा है ना, वो चीजों को आप लोग क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है। कोई किससे करेगा, येलो से कोई करेगा, कोई ग्रीन से करेगा, अपना अपना चॉइस है। एक हाइलाइटर अगर रखना चाहते हो रखो, नहीं भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या किया है ना, मुझे पता है यार, देखो काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको है ना नोट साइमल्टेनियसली बनाने की आदत होती है। मतलब जो बुक होती है बस उसी बुक में नोट्स बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक स्पेस दे के रखा हुआ है कि आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ पे लिखा है इसकी समरी आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब आपको अलग से बुक लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको एक बात समझ में आई गई, यस और नो? तो हर जगह पे अगर आपको समरी लिखना है तो बाजू में आप लोगों के लिए क्या है, स्पेस अवेलेबल है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे आपके मैं सिलेबस में बात करूं तो ये एग्जैक्ट सीएमए फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करके मैंने इस बुक को बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे हम लोग कैसे किस तरीके से, जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग।
पब्लिक सेक्टर कंपनी, जॉइंट सेक्टर कंपनी, दिस कंसेप्ट आर नॉट देयर इन द अदर करिकुलम। लेकिन ये हमारे सिलेबस में एग्जाम में ये प्रूवन है, टेस्टेड है, तो हम लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है सर, कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, क्या वो आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से है या नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को मेरे तरफ से मिलेगा, वो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गाइस मेरा स्टडी मटेरियल, और जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से, और मात्र 322 पेज के अंदर, मात्र 322 पेज के अंदर पूरा का पूरा सीएमए फाइनल का सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा का पूरा। 322 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, तो 321 पेज ही है, ठीक है। पूरा का पूरा सीएमए फाइनल का सिलेबस, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। इसके अलावा मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है ना, सीएमए के जो स्टडी मटेरियल है, उसको अगर आप चाहो तो बेस मान लो, लेकिन वो अप टू डेट नहीं है। तो सर अप टू डेट रहने के लिए आपने क्या किया गाइज, मैंने अप टू डेट रहने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अप टू डेट रहने के लिए सारे के सारे अमेंडमेंट इंसर्ट कर दिया है। वेर एवर आई थिंक कि मेरे को मेरे हैंड रिटन नोट्स का भी कॉपी पेस्ट करना पड़ा, तो मैंने वो भी कर दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आर वी अंडरस्टैंडिंग इज यस और नो? तो ये सारी चीजें अपने वाले नोट्स में आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट से लेटेस्ट अमेंडमेंट, अभी सबसे रिसेंट अमेंडमेंट कौन सी है सर? सबसे रिसेंट अमेंडमेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, जैसे आप आ जाओ स्मॉल कंपनी के केस में, ठीक है, दिस इज अ कंसेप्ट कॉल्ड स्मॉल कंपनी। इसकी लिमिट चेंज हो चुकी है, 10 करोड़ और 2 करोड़। ये भी अमेंडमेंट मैंने आप लोगों के बुक में इनकॉर्पोरेट कर दी है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है वो सीएमए स्पेसिफिक है, और वो एग्जैक्टली आपके मॉड्यूल को कंसिडर करके बनाया है। और मॉड्यूल तो भी आउटडेटेड होगा, लेकिन जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, अप टू डेट रहेगा। उसमें कोई भी अमेंडमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी। सारे अमेंडमेंट कर कर इंसर्ट कर कर ही मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट, सेबी के अंदर अमेंडमेंट है, कंपटीशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट है, आईबीसी के अंदर अमेंडमेंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन के अंदर भी क्या है, अमेंडमेंट है। तो ये सारी अमेंडमेंट मैंने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी है। देयर आर सर्टन थिंग विच इज नॉट इन योर सिलेबस बट विच इज समवेयर रिलेवेंट, और समवेयर दे आस्क इन द एग्जाम ऑल्दो नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैंने उन सारी चीजों को भी कंसिडर किया है और अपने इस वाली नोट्स के अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्या आपको ये बात तो समझ में आ गई? सबसे पहली चीज जो आपको मेरे तरफ से मिलने वाला है वो क्या है, आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये हो गया सबसे पहला पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे में। सर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, वो मैंने कवर करवाए, सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवाए। लेकिन आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि इंस्टीट्यूट ने अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया है। इसके पहले इंस्टीट्यूट क्या पूछती थी, 3 क्वेश्चन पूछती थी। चलो एक बार इस बात को प्रूव कर लेते हैं। ये आपका सीएमए फाइनल का पेपर है, ठीक है। ये कब का पेपर है? दिसंबर 2025 का पेपर है। और दिसंबर 2025 का तुम पेपर देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एमसीक्यू सारे के सारे केस स्टडी बेस है। ये देखो केस स्टडी है, उसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी केस स्टडी दे रहे, उसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछ रहे हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि आप लोगों की 30 मार्क के सारे क्या रहेंगे, थ्योरी बेस एमसीक्यू रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आप क्वेश्चन पेपर देखो। सबसे पहला क्वेश्चन केस स्टडी है पूरा का पूरा। इसका पार्ट बी इफ यू सी पूरी की पूरी क्या है, केस स्टडी है। इसके बाद में क्वेश्चन 3 और 4, 3 का ए और बी केस स्टडी बेस, और छोटी छोटी केस स्टडी नहीं, आधे आधे पेज के प्रॉपर केस स्टडी है। 4A आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर, पूरा का पूरा केस स्टडी है। 4B केस स्टडीज है। लाइकवाइज आपका पूरा पेपर पैटर्न कैसे आ रहा है, केस स्टडी बेस आ रहा है। मतलब सर पैटर्न इज ऑल टुगेदर चेंज। आप किसी के पुराने लेक्चर को परचेस करके विश्वास मत करना, बिकॉज चीजें बहुत बदल चुकी है, ठीक है। और आप देखना एबीसी एनालिसिस के अंदर भी मैंने ये बोला था। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच करवाई थी जिसके अंदर 300 प्लस क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे सॉल्व करवाया बच्चों के। बाकायदा मैंने 15-20 क्वेश्चन के आंसर लिखकर बताया कि आप लोगों का एक माइंडसेट रेडी हो जाना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन के पेपर के आंसर लिखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर करवाया। तो सर ये इस बैच में भी होने वाला है बच्चों, इस बैच में उससे ज्यादा होने वाला है। जितना मैंने एफर्ट्स लिए थे उससे ज्यादा एफर्ट्स में डाल रहा हूँ इस वाली बैच के अंदर। क्यों? रीजन बिंग बड़ा सिंपल सा है, चीजें अमेंड हो चुकी है। सेकंड चीज ये है, बच्चों का जब इस लेवल पे प्यार आता है ना, तो मतलब यार दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ऐसे लगता है हम लोगों को क्या करे क्या ना करे। बच्चों ने बोला सर कंपटीशन एक्ट में अमेंडमेंट आ गया, प्लीज उसका एक रिवीजन लेक्चर बना के दो। मैंने 46 मिनट का एक रिवीजन लेक्चर बना के बच्चों को एक दिन पहले अवेलेबल करवा दिया था एग्जाम के अंदर। सर इसके अलावा बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सतीश सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अब हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है।
लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने क्लास जॉइन नहीं की थी, सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्लीज़ एक रिवीजन लेक्चर चाहिए। 1 घंटे के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंने पढ़ा दिया था आधे से ज़्यादा, वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया था, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। मतलब अगर हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं, पूरी हमारी एकत्वम फॉर सीएमए की जो टीम है, अगर आपका हाथ पकड़ रहे हैं, तो हम लोग निश्चित मतलब ये एश्योर करेंगे कि हम आपके साथ में तब तक हैं, जब तक आप सीएमए बन नहीं जाते। और अगर समय गिरा, तो सिर्फ़ सीएमए तक हमारा साथ नहीं रहेगा, उसके बाद भी हमारा साथ रहेगा। बिकॉज़ समवेयर यू गो फॉर द कॉर्पोरेट, ठीक है? तो वहाँ पर कभी तुमको लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे तुमको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो विद अ गुड कनेक्शन, विद अ ह्यूज टीम जिसके अंदर 2-2 ऑल इंडिया रैंक है हमारे स्नेहा मैम और सिमरन मैम, ठीक है? हमारे साथ में दिग्गज जो हमारे सबके मेंटर है, दैट इज़ विज्जू भैया, विजय सारडा सर, हमारी आन बान शान करण सर और हमारे प्रणय सर, सब लोग मिलकर दिन-रात, और सबसे एक्सपीरियंस बंदे हमारे अंदर कोई है तो हमारे मनीष सर। सब लोग मिलकर आप लोगों के लिए दिन-रात हम लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है यार, ये चैनल शुरू किया था एक सब्सक्राइबर के साथ में, जो लगभग 30,000 क्रॉस कर दिया मात्र 6 महीने के अंदर, और हम लोगों को सिर्फ 6 महीने ही हुए इस फील्ड के अंदर आके एक अलग से विंग हमने शुरू किया, एकत्वम फॉर सीएमए। बहुत ही हम्बल और प्यारी सी शुरुआत थी, लेकिन बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स और इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट हमको दिखने के आ रहा है, ठीक है? चलो, तो अब सर इस बैच के बारे में, तो सर अब इसके अंदर लास्ट कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में, ओवरव्यू आइडिया दे देता हूँ एक, ठीक है? तो सबसे पहले वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड बैच, इंट्रोडक्शन फैकल्टी का, नो योर टीचर। तो बेसिक बातें बता रहा हूँ मेरे बारे में। माई सेल्फ सी एस सतीश बाहेती। कहाँ से हो सर? अकोला इज़ माई नेटिव प्लेस। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या हुआ है? तो आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअली आई एम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मतलब जो भी बात मैं आप लोगों के साथ में करूँगा ना, जैसे इनकॉर्पोरेशन, मैं बता दूंगा वो सारे कंपनी जिसको मैंने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। अगर हम बात करें छोटी छोटी चीज़ों जिसके ऊपर मैंने काम किया है, मैं एनसीएलटी के सामने भी अपियर होकर आ चुका हूँ, मैंने कॉर्पोरेट के केसेस भी लड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर। मतलब कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल टेस्ट लेगा, और इसके अलावा अगर आप आउट ऑफ सिलेबस जाके भी क्वेश्चन पूछोगे, तो आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर। क्यों? बिकॉज हमारे पास क्लाइंट ऐसे ही आते हैं ना यार, कि जो देखो, क्लाइंट आपके पास तब नहीं आता जब वो लॉ को कंप्लाई कर रहा है, क्लाइंट तुम्हारे पास तब आता है जब वो आपके लॉ को तोड़ के आया हुआ है, मतलब नॉन कंप्लायंस करके आया है। वो नॉन कंप्लायंस को कंप्लायंस में कैसे सेट करना है, वी नो, बिकॉज ये हमारा डे इन और डे आउट का काम होता है, ठीक है? चलो, तो सीएस मैंने किया है, साथ ही साथ में मैंने बीबीए किया है, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर मैं मेरे कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन कि यार ये पहले से होशियार बंदा था, नहीं बिल्कुल भी नहीं था। 10 तक तो मेरे को ये भी गारंटी नहीं थी कि मैं जीवन में कुछ पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, कुछ करूंगा नहीं करूंगा। आई एम वन ऑफ यू, मैं ना थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हूँ, थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाएगा आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आप मेरे लेक्चर को देखोगे यू विल अंडरस्टैंड देयर आर मेनी थिंग जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक जर्नी जो शुरू होता है ना एकदम आराम से, और जो खत्म होना नहीं चाहिए ऐसे आपको फील होगा, वो ये लेक्चर रहेंगे। बच्चों के टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते गए। नो योर सब्जेक्ट, नो योर टीचर तो हो गया आपके लिए, अब नो योर सब्जेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो डिवाइडेड है 2 पार्ट के अंदर। पार्ट ए इज फॉर 60 मार्क एंड पार्ट बी इज फॉर तुम्हारा कौन सा, 40 मार्क। काफी बच्चा सीएमए इंटर के अंदर लॉ पढ़कर आया है और फाइनल में भी लॉ पढ़ता है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान देना। सीएमए इंटर और फाइनल के लॉ में फर्क क्या है, विच वन इज मोर इंटरेस्टिंग? ऑब्वियस, फाइनल। फाइनल का लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है कंपेरेटिवली आपके इंटर के, क्योंकि देखो, फाइनल फाइनल में जो तुम लॉ पढ़ रहे हो इट इज मोर ऑन प्रैक्टिकल बेस। मतलब जो भी आप पढ़ोगे, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आपके 60 मार्क में आ रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। आईबीसी इंश्योरेंस बैंक कोड एक नया ऑल टुगेदर आपके लिए विंग है, जहां पर आप जा सकते हो, अपना करियर बना सकते हो आईबीसी के अंदर, ठीक है? तो ये और आज की डेट में सबसे ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा सर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एक्चुअली हम लोगों ने अडॉप्ट करना चाहिए एज अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। और इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैं आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेट करूंगा, काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे चंदा कोचर जी, अब जो चंदा कोचर जी, इनसे मैं पर्सनली मिल चुका हूँ इन द ईयर 2018 व्हेन शी वाज अ सीईओ ऑफ द आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है? बीकेसी में गया था मैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर, वहां पे उनको मिला हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने बैंक से लोन दिलाया था कंपनी कॉल वीडियोकॉन। अब जो वीडियोकॉन कंपनी को तुमने लोन दिलाया, बेटा वो वीडियोकॉन कंपनी आगे जाके निवेश कर रही किस कंपनी के अंदर? अपने दीपक कोचर, मतलब चंदा कोचर के पति के कंपनी के अंदर। तो डोंट यू थिंक आप डायरेक्ट क्या नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते, तो आपने इनडायरेक्ट तरीके से लोन दिया। इसको ही बोलते टाइप एग्रीमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, हम ये करेंगे आपको ये करना पड़ेगा, ये लिया तो ये भी साथ में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक चीज होगी कहाँ पर आपकी गलत प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं।
एक कंपनी थी सत्यम, नाम है सत्यम मतलब ट्रुथ, और बैलेंस शीट में सब असत्यम है मतलब फॉल्स बातें लिखी हुई है। तो ये गलत है और इसके चलते कितने सारे लोगों के वांदे हो गए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब समथिंग दैट यू आर डूइंग इन द रॉन्ग मैनर, उसको ओवरकम करने के लिए दिस अ कांसेप्ट कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। इट इज समथिंग दैट यू आर सपोज टू फिल एंड देन यू हैव टू राइट। बच्चा बोलता है सर याद नहीं होता, अरे तुम उसको समझ ही नहीं रहे हो इसलिए वो याद हो नहीं रहा है। तो पहली बात तो तुमको समझना पड़ेगा। तो ये 3 टॉपिक है आपके 60 मार्क के लिए। अब बच्चा सोचता है अच्छा, 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 अच्छा 60 मार्क के लिए इतना है ना। सुनो अब मैं आपको खासियत बताता हूँ। कंपनीज एक्ट जब मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पूरा कंपनीज एक्ट नहीं है। और जो आपको बताता हूँ, जैसे एक देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन। तो इसके अंदर आता है सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 और सेक्शन नंबर 195 से लेके सेक्शन नंबर 205। आपके सिलेबस में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। जैसे 149 लिखा हुआ है, 150 आपके सिलेबस में दिया नहीं है, 150 दिया है, 152 दिया है ना। उसके बाद में 160 सेक्शन नंबर 163 आपके सिलेबस में नहीं है, 165 आपके सिलेबस में नहीं है, 170 171 आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली सीएमए की बात करूँ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मतलब देर आर सर्टन सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट, 150 इंपॉर्टेंट है, 162 इंपॉर्टेंट है, 165 इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए। बट वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके सिलेबस के अंदर। मतलब जब आपका समझना इस बात को, पेपर में बैठते हो और पेपर से उठ के बाहर आओगे, एक चैप्टर आपको बोलेगा अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जैसे सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172, है ना। जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना, यहाँ पर आ जाओ। मैंने यूट्यूब पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच लिया था, ठीक है। और जिस क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के अंदर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर के सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 तक के कुछ क्वेश्चन कराए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं पहले आप स्ट्रक्चर समझो। मैंने पूरा का पूरा केस स्टडी आप लोगों को दिया है, ठीक है। जब मैं केस स्टडी देता था, मैं आंसर को छुपा देता था, मतलब बच्चों को आंसर नहीं दिखेगा। तो यू हैव टू थिंक इसका आंसर क्या होना चाहिए। जब आप इस बारे में सोच लेते हो, इसके बाद में मैंने आंसर नहीं दिया, मैंने एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन दिए हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। फर्स्ट ये हेडिंग, फिर ये हेडिंग, फिर ये हेडिंग, और इन हेडिंग्स के अंदर दीज आर द कीवर्ड्स जो एग्जामिनर को आपके आंसर के अंदर दिखने चाहिए। तब जाके एग्जामिनर क्या देगा, आपको मार्क देगा। अदरवाइज एग्जामिनर आपको मार्क क्यों देगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से। और सर सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 पर आ जाओ। तो मैंने कितने केस स्टडी सॉल्व करवाए बच्चों के? यू जस्ट इमेजिन 57 केस स्टडीज। और ये जो केस स्टडी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यही केस स्टडी आपके एग्जाम हॉल में एज इट इज उठ कर आए थे, सिवाय नाम चेंज कर दिया था कंपनी का। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो? तो ये कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे बतानी जरूरी थी। तो सबसे पहली चीज, आपके चैप्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, की मैनेजर पर्सन है, बोर्ड मीटिंग एंड पावर्स। ये दो सबसे भयंकर इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। इसके अलावा इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये चैप्टर है। सर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन एक चैप्टर है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो एक्चुअली फाइनल लेवल के है गाइस। समझ में आ रहा है? इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 एंड 2 आपके सिलेबस में। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 आते हैं। सारे सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ये चैप्टर आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है। सर डिपॉजिट के अंदर आप लोगों को सिर्फ सेक्शन नंबर 73 और 76 जो होता है वो आपके सिलेबस में दिया है। 74 75 इररिलेवेंट है, फिर भी वो आपके सिलेबस में दिए हुए है। और डिपॉजिट की डेफिनेशन नहीं दी, जबकि पास में डिपॉजिट के डेफिनेशन पे केस स्टडी कभी कभी पूछ लिए। तो मैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। सर डिबेंचर आपके लिए सेक्शन नंबर 71 दिया हुआ है, जो आपके इंटर लेवल पे भी था और आपके फाइनल लेवल पे भी है। सर डिविडेंड 123 से लेके 127, अकाउंट्स एंड ऑडिटर 128 से लेके 148। लेकिन इसके अंदर भी काफी ऐसे सेक्शन है जो सीएमए फाइनल लेवल पे नहीं है। देखो मैं आपको है ना इस बात को है ना कैसे है ना, इट्स अ डे वन। मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग मिसगाइड हो। आप लोग सिर्फ उनसे ही पढ़ो जो एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली सीएमए वालों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे को ये बातें बतानी पड़ती है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस बच्चों को नहीं होता है। और खास करके तब बच्चा आता है कि बोलता है सर डिस्काउंट दे दो, हम लोगों ने किसी और से क्लास ज्वाइन किया है, हम लोग नहीं और पे कर सकते हैं। तो इट्स योर करियर इन्वेस्टमेंट, तो यू हैव टू वेरी क्लियर, है ना। जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट बोलकर एक चैप्टर है, मैंने बताया इसमें कौन से सेक्शन है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली चीजों को लिख देता हूँ। देखो सेक्शन नंबर 130 131 132
इसके हेडिंग्स मैंने दे दिए क्या? हाँ, लेकिन मैंने बता दिया ये सीएमए के मॉड्यूल वाले चैप्टर है ही सेक्शन है ही नहीं। मतलब सर ये सेक्शन पढ़ाओगे नहीं, अरे मैं आपको इसका नॉलेज दे दूँगा ऊपरा-ऊपरी 2, 4, 5 मिनट के अंदर, बट मैं इसके अंदर आपको नोटिंग नहीं करवा के दूँगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ही नहीं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या यहाँ तक कि आपको बातें समझ में आ रही है? येस और नो गाइस, येस और नो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें यू हैव टू कंसीडर बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। समझ में आ रहा है? और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, यू जस्ट गो सी द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने हमारे लेक्चर परचेस किया है ना? मात्र 51 लेक्चर के अंदर सीएमए फाइनल का लॉ जो लगभग 110 आवर्स का है, ठीक है? लिखते-लिखते पढ़ा है फाइनल के अंदर। इट सीम्ड टू बी इम्पॉसिबल अर्लियर। तो बच्चों ने बोला, "अरे वो ऑलरेडी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जैसा ही है।" बच्चा बोलता है, "और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और फास्ट है।" तब जाके मैं बैच लेकर आ रहा हूँ जो 60-70 आवर्स का रहेगा जिसके अंदर आपका पूरा लॉ प्लस 500 क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करा के ले लूँगा मैं। ठीक है? तो आते हैं गाइस, ये कुछ चीज़ें जो आपके सिलेबस में दी हुई है। व्हाट यू विल बी गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या? तो टोटल आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स इसमें कितने रहेंगे? गाइस लगभग 35 लेक्चर रहेंगे इसके अंदर आप लोगों के। और सर कितने घंटे का सिलेबस रहेगा? क्योंकि मेरा मेन 120 आवर्स का था। ये मैक्सिमम 70 आवर्स में, ये भी अपर साइड पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर है ना एक-एक चैप्टर का रिवीजन डाला था आधा-आधा पौन-पौन घंटे का। बच्चा वो देखने के बाद में भी बोल रहा है सर चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मक्खन तरह हो गया, सर चैप्टर लर्न हो गया। जस्ट इमेजिन मेरे पास तो 70 आवर्स है ना यार, कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दूँगा मैं इस सब्जेक्ट में आप लोगों को। सर यू विल बी गेटिंग माय मेन बुक प्लस योर क्वेश्चन बैंक, है ना? लेकिन सर क्वेश्चन बैंक में तो वही क्वेश्चन है सिर्फ जो इंस्टीट्यूट ने पूछे हुए हैं। एडिशनल क्वेश्चन केस स्टडी कैसे मिलेंगे? बेटा एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको क्लास के अंदर कराने वाला हूँ, ठीक है? इसके अलावा चैप्टर वाइज़ रिवीजन वीडियो यू विल बी गेटिंग गाइस। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे बच्चे सर आपके चैप्टर वाइज़ रिवीजन वीडियो प्राइवेट हो चुके हैं। अरे वो हुए लेकिन आप लोगों के लिए जो मेरे रेगुलर क्लासेस लेने वाले हो ना, आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल हो गए। इसके अलावा आप हमारे ग्रुप के अंदर किसी और भी सब्जेक्ट का कोई भी लेक्चर ले लो, आपको वो वाले रिवीजन वीडियो जो है वो फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा गाइस दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर सीएमए फाइनल कोई कर रहा है, दैट इज योर ऑडियो रिवीजन। सीएमए फाइनल लॉ का ऑडियो रिवीजन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मतलब एक चैप्टर हो जाएगा। अब चैप्टर होने के बाद में हमेशा मेरे को यही सॉन्ग क्यों आता है आई डोंट नो। ठीक होता है, कुछ आपके दिन होते हैं अच्छे वाले, सबके सॉन्ग होते हैं ना। तो देखो, कैसे भूला नहीं कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा भुला ना पाए। मतलब ये गाना भूल के भी तुम भूल नहीं पा रहे हो ना, क्यों? क्योंकि इसको तुमने बार बार सुना है। एग्जैक्टली जब एक चैप्टर हो जाता है, वो चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को लगभग 10-12 घंटे लग गए होंगे, लेकिन उस चैप्टर को आधे घंटे में अगर ऑडियो में तुम सुन लो और कुछ बार आप लोग रिपीटेड मोड पे सुन लो, चल रहे हो कहीं पे, आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, उस समय में आप उसको सुन लो, वो चैप्टर आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में जाके आपका हाथ सिर्फ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ऑडियो रिवीजन आपको मिलेगा और साथ ही साथ में सर टेस्ट पेपर विद अ सॉल्यूशन, मतलब सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर आपको मेरे तरफ से जरूर मिल जाएगा, ठीक है? सर पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अब आते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर। तो आपको ये तो पता चल गया केस स्टडी बेस्ड पेपर आता है, लेकिन पेपर पैटर्न ओवरऑल कैसे होता है ध्यान देना। पहले आता है सेक्शन ए जो है कंपलसरी, मतलब सर यहाँ पर क्या है, आपको एमसीक्यू पूछ रहे हैं। कितने सर? 15 एमसीक्यू 2 मार्क के हिसाब से, तो टोटल होने वाले कितने? 30। हाँ, यहाँ पर बच्चों एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करना है कि भाई ये ए आंसर है, ए आंसर क्यों उसका लॉजिक लिख कर आ रहा है। बच्चा पागल हो तुम लोग, मेहनत क्यों कर रहे हो जबकि आपको सिर्फ आंसर लिखने के मार्क मिलने वाले हैं। तो ये सारी बेसिक बातें होती है। देखो क्या है ना, तुम फाइनल पे हो, तुमको लग रहा है हमको सब कुछ पता है। अरे कितने सारे ऐसे पेपर हैं मेरे पास सजेस्ट आंसर वाले कि जहाँ पे बच्चा उस एक्सप्लेनेशन दे रहा है ये मेरा आंसर सही क्यों है। तो मेरे को लगता है कि यार देखो कोई भी डाउट है ना, नहीं बचना चाहिए। 100 बच्चों में से 99 बच्चों को पता होगा, एक बच्चे को तो नहीं पता होगा ना, उसका तो समय बचा लो। तो ये सारी चीजें होती हैं और जो मैंने देखी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब आता हूं मैं पार्ट बी के ऊपर, सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या बोलता है? सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 7। अरे 2 3 4 5 6, हाँ 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 7 क्वेश्चन है। इसमें से आपको कोई भी क्या करने हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन को छोड़ सकते हो। अच्छा एक इसमें सिर्फ दो दो क्वेश्चन है, अगर आप देखो ना, 2 के अंदर ए और 2 के अंदर बी। पेपर पैटर्न कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, आंसर शीट कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अपने क्लासेस के अंदर। 3 का ए 3 का बी, 4 का ए और बेटा 4 का बी। मतलब आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है इनसाइड, तो मतलब आपको 10 क्वेश्चन लिखने हैं जिसके लिए आपके पास 2.5 घंटा है। ये बहुत ज्यादा समय हो जाता है।
बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। 2 घंटे में पूरा पेपर मतलब जो होता है ना 70 मार्क का, वो लिख कर हो जाता है। आधा घंटा आपके पास फुकट में मिला हुआ है, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखो, द रीज़न ये सारी बातें पता होनी चाहिए। देखो वेरी सिंपल, आपने कुछ मूवी देखी होगी। एक मूवी मेरे को याद आती है दंगल, एक मूवी है 83, समझ में आ रहा है? एक है चक दे इंडिया। इन सारी मूवी में एक कॉमन बात तुमने देखी क्या? कि कहीं न कहीं ये टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। और टूर्नामेंट में जा रहे हैं मतलब ये उनकी भी एग्जामिनेशन है। वो सीधा टूर्नामेंट में चले गए और सामने वाले को फाइट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले देख रहे हैं कि अपनी टूर्नामेंट किसके साथ में है और सामने वाले की स्ट्रैटेजी कैसे है, सामने वाले का गेम कैसा है। उस गेम को समझने के बाद में आप उस एंगल से खुद को प्रिपेयर करोगे ना यार, समझो इस बात को। पुराने तरीके से पढ़ोगे, यू विल नॉट सक्सीड। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ स्टडिंग, है ना? तो बड़ा सिंपल है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप ऐसा समझो कि आपकी जो अपोनेंट है वो आपकी इंस्टीट्यूट है और आप इधर के साइड में हो, और जो तुम्हारी मैच है वो तुम्हारी एग्जाम है, एंड यू हैव टू क्रैक दैट गेम। समझ में आया गाइस? यस और नो? तो सर ये सब कुछ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो आपके टोटल 30 मार्क के एमसीक्यू, 15 एमसीक्यू 2 मार्क के हिसाब से रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सर 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें 10 क्वेश्चन लिखना है, 7 मार्क का एक क्वेश्चन है बेटा, और आपको ये कंसेप्ट प्लस केस स्टडी। लेकिन आज के डेट में सिर्फ केस स्टडी समझ के चलो। क्यों? कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं आता है सर? आता है बेटा, आता है। नहीं आता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट क्वेश्चन आता है। अगर आप देखो सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पे लेके जाता आया ना कंसेप्ट क्वेश्चन। आरबीआई का रोल बताओ बोले, है ना? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल पॉलिसी इन इंडिया, रोल ऑफ आरबीआई पूछा हुआ है। मेरे को समझ में नहीं आता आर ये अपनी जो इंस्टीट्यूट होती है ना, हाईलाइट करके क्यों बताती है? तुम हाईलाइट करके बता रहे हो, बच्चों को पहले ही समझ में आ रहा क्वेश्चन किधर से क्या है। अरे बच्चा समझ के रखे क्या? इतना नहीं करते इंस्टीट्यूट, बट किया इंस्टीट्यूट ने, जान दो जो किया अच्छा किया, ऐसा बोलने का, आगे बढ़ने का। समझ में आया? तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 है, आपको सॉल्व करने एनी 5 आउट ऑफ 7, ठीक है? क्लास अप्रोच, क्लास के नियम, है ना? इन डेप्थ एनालिसिस होगा सर, अगर हमारा बैच एग्जाम ओरिएंटेड होगा फिर भी बिल्कुल सिंपल ईजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। अरे देखो, मैं आपको डिटेल नोट्स प्लस शॉर्ट नोट दोनों दूंगा। आपने शॉर्ट नोट जो है वो लिख लेना है अपने लेवल पे। मैं आपको स्क्रीन उसका स्क्रीन डिस्प्ले कर दूंगा, आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। सर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसके आंसर आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। और आप मार्क माय वर्ड, ये 35 लेक्चर के अंदर अगर आपने 35-70 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, यू आर इन दैट पोजीशन कि आप हर एक क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है? रिवाइज बिफोर अटेंडिंग अ नेक्स्ट क्लास। देखो यार, तुम लोग है ना, एक बात समझो, तुम लोग वैसे ही मेरे पास आए हो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से रहेगा। आपको हर एक चीज, मतलब मैं तो एक सही अप्रोच बताऊँ आपको। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, आपने मेरा लेक्चर देखा, हाँ सर। लेक्चर देखने के बाद में बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं। लेक्चर होने के बाद में आप देखो, ऐसा भी पॉसिबल है आप मेरे साथ में और भी फास्ट ट्रैक बैचेस ले लो, हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ले लो। आप लगे दूसरे सब्जेक्ट का लेक्चर देखोगे या मेरा ही सेकंड लेक्चर देखोगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जैसे ही लेक्चर होता है ना, इमीडिएटली आपने उस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया था इसको पढ़ लेना। क्यों? एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। कभी ऐसा हुआ है आप लोग किसी अननोन व्यक्ति को मिलते हो अपने दोस्त के थ्रू, कि ये मेरा दोस्त है, मिलते हैं, फिर वही व्यक्ति अपने को हफ्ते भर के बाद में दिखता है कहीं पे, तो भी और अपन दिमाग अपन सर खो जाते, यार इसको कहीं पे देखा है, याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखा है। देखा है क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आप बार बार नहीं मिले ना, एक बार देखा ना। ऐसे अगर मैंने एक बार पढ़ा लिया और तुमने सिर्फ पढ़ लिया और तुमने उसको रिवाइज नहीं किया, पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है, लेकिन वो याद नहीं रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति तुमको 2-3 बार हफ्ते में मिल लिया रहता, तो तुम उसको नहीं भूलोगे, चाहे तुम अपने 70 के एज में क्यों ना पहुंच जाओ। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली उसी तरीके से लेक्चर देखने के बाद में सबसे सही अप्रोच होता है कि उस लेक्चर को लेक्चर होते बराबर इमीडिएटली पढ़ो। आपको एग्जैक्ट वर्ड याद होते हैं, किसको हाईलाइट करना है किसको नहीं। मैंने तो ऐसे दे दिया है, ठीक है? इसके अलावा सर, इसके अलावा मेरे नोट्स हैंड रिटन प्लस कंसेप्ट बुक, क्लास में जो चार्ट बनाए, प्लस आपके पास रिवीजन वीडियो भी रहे, और ऑडियो। रिवीजन वीडियो कब काम आएंगे सर? ये तब काम आते हैं जब आपका पूरा चैप्टर हो चुका है, आपको देखना है। मैं तो बोलता हूँ अवॉइड करना, ऑडियो रिवीजन सबसे बेस्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट होता है ना? इसके बाद में सर एक अप्रोच कि पहले रिवाइज किया, दूसरे दिन अगर मानो आप नया क्लास देख रहे हो, उस क्लास को बैठने के पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लो। क्यों सर? बिकॉज मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब नया क्लास पढ़ाता हूँ, मैं पुराने क्लास को रिवाइज करवाता हूँ, रिवीजन में बार बार कराता हूँ। तो बेटा आप सोचो, आप मैंने एक बार पढ़ाया, आपने अपनी तरफ से 2 बार पढ़ा, आप नेक्स्ट क्लास में आ रहे हो, मैं फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूँ। मतलब आप लोगों की जो पकड़ बैठेगी वो जबरदस्त लेवल पे रहेगी, जबरदस्त लेवल पे। और मैं बोलता हूँ कोई भी चैप्टर पढ़ने को आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए व्हेन इट्स कम टू रिवीजन। व्हेन इट्स कम टू रिवीजन मैक्सिमम आधा घंटा, चैप्टर चाहे कितना भी बड़ा कितना भी दिग्गज क्यों ना हो।
ठीक है। तो रिवीजन रिवीजन एंड द रिवीजन इज द ओनली फॉर्मूला फॉर सक्सेस। और मेरा एक बेसिक मंत्र लेके चलो तुम, वन वन प्लस मल्टीपल, वन वन प्लस मल्टीपल मतलब वन टीचर यू शुड हैव। अगर तुम, वैसे तो मेरे बच्चे नहीं देख सकते किसको, लेकिन एक बार एक टीचर पकड़ा, एक बुक पकड़ी, और उसी चीज को मल्टीपल टाइम आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सर ऐसे क्यों? देखो एक बहुत ही प्यारी कोट है, मेरे को पता नहीं, मेरे दिमाग में आती रहती, मैं बताते रहता हूँ बच्चों को, है ना। एक स्टूडेंट है मेरी, सी फाउंडेशन में, उसने 91 लेकर आए थे लॉ में, इट सीम टू बी इम्पॉसिबल। लेकिन जो मुझे तुम्हें बताना है ना, वो क्या है, वो ये प्यारी सी लाइन जो ब्रूसली ने बोला, आई फियर नॉट अ मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक वंस। मतलब मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे नहीं डरता, बोले मेरी नहीं फटती उससे, जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस की है। बट आई फियर द मैन हु प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। लेकिन एक ही किक अगर कोई व्यक्ति 10,000 बार प्रैक्टिस किया ना, उसके वो एक किक से मेरी फटती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज वॉट अवर अप्रोच शुड बी। समझ में आ रहा है क्या? सोचो ना यार, 10th में तुमने नई नई बुकें नहीं पढ़ी थी, नए नए टीचर को रेफर नहीं किया था, कौन बोला यहाँ पे 10th फेल है? कोई नहीं है। अगर होगा भी तो एक एक्सेप्शनल केस होगा। लेकिन आज फाइनल पे हो तो छोड़ो ना, 10th का क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमने बचपन में अप्लाई किए थे, वही प्रिंसिपल हमको कहाँ पे, यहाँ पर भी अप्लाई करने पड़ेंगे, इफ यू वांटेड टू बिकम अ सक्सेसफुल ना। तो आप ये देखो कि आपने जीवन में किस किस चीज में सक्सेसफुल, 10th के एग्जाम में थे, 12th में थे, बस वही के फंडामेंटल लाके यहाँ पे अप्लाई कर दो, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आपको बहुत अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रैंक लानी है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अगर किसी का अड्डे में कादा नहीं निकला है और दो ग्रुप एक साथ में दे रहा हो, यू शुड एम फॉर व्हाट, रैंक गाइज, है ना। एंड सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अपने कोर्स के लिए इंपॉर्टेंस रखो। काफी लोग मिलते हैं कि सर इसमें स्कोप नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। नंबर वन, एक लाइन है ना, ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की बूंद, फॉल इन द ओशन, समंदर में गिरती, इट डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। बट वेन सेम ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल ऑन द लीफ ऑफ द लोटस, वही अगर कमल के पत्तों पे गिरे पानी की बूंद, इट शाइन लाइक अ डायमंड। तो इट इज नॉट, दोनों भी केस में पानी की बूंद है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेर यू स्टैंड इन योर लाइफ, दिस कोर्स इज दैट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विथ ऑल दिस मोटिवेशन हम लोग अब फाइनली शुरू करते हैं आज की हमारी पढ़ाई। ठीक है सर, बैच कितने मिस्टेक और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेक्चर इन अ डे, एक लेक्चर एक दिन में पढ़ो, है ना। अगर कोई आपको बोलता है, जैसे साउंड गलत लगता है थोड़ा सा, कि सर अगर आपको एक हत्ती को खाना है कैसे खाओगे? सर कितनी गंदी बातें कर रहे हो, हम लोग नॉन वेजिटेरियन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन टू से हत्ती बहुत बड़ी चीज़ है, एंड इट सीम टू बी वेरी डिफिकल्ट, है ना। कैसे करोगे, कैसे खाओगे? तो बोलते हैं वन बाइट एट अ टाइम, वन बाइट एट अ टाइम, दैट शुड बी योर अप्रोच। दो लेक्चर से ज़्यादा एक दिन में मत देखो, कोशिश करो। ठीक है, जब तक ऐसी हालत नहीं कि 15 दिन है उसके पहले तुमने मेरे लेक्चर ले लिए, एक महीने पहले तुमने, फिर तुम डिसाइड करो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने पास एक एवरेज टाइम है ना 50 दिन का, मेक श्योर एक या दो लेक्चर, इससे ज़्यादा मत देखो। स्पीड ऑफ लेक्चर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, स्पीड मत बढ़ाना यार, मत बढ़ाना, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं भी वैसे भी 1.5 घंटे के ऊपर लेक्चर नहीं रखूंगा, हाथ जोड़ो, है ना, हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पीड मत बढ़ाना। बड़ा बड़ा के बढ़ाया तो 1.25 कर लेना, उससे ज़्यादा मत, क्योंकि व्हेन आई टीच समथिंग, एक स्पीड लेता हूँ मैं जिसमें तुमको बताता हूँ, तुम्हारे मेमोरी में वो चीज़ एब्जॉर्ब होती है, तुम उसके ऊपर सोचते हो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आई वेट फॉर फ्यू सेकंड कि तुम आंसर दो। बट आप सोचो, मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम मेरे क्वेश्चन को ऐसा फास्ट में भगा दिए, आंसर के लिए वेट करना ही नहीं, मैंने आंसर भी बोल दिया। तुम लोग खुद की बुद्धि को चालना कब दोगे? समझ में आ रहा है क्या? एजुकेशन इज नॉट जस्ट कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड। और आई कैन से फार फार बेटर, ये तो विवेकानंद जी ने बोला था, एजुकेशन इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर माइंड। मैं बोलता हूँ समथिंग दैट मेक, मतलब समथिंग दैट हेल्प यू टू डेवलप योर थिंकिंग, है ना, दैट मेक यू एजुकेटेड। अगर कोई चीज़ तुमको सोचने के लिए मजबूर करती है, तो और तुम सोच रहे हो तो तुम एजुकेट हो रहे हो। तो व्हेन आई आस्क क्वेश्चन, आई गिव सम टाइम, आंसर दोस क्वेश्चन, भगाओ मत मुझे, है ना। ये समझ के चलो, ये आपका एक लाइफ चेंजिंग कोर्स भी हो सकता है guys। बहुत सारी बातें हम लोगों की निकलती क्लास के अंदर। इसके अलावा सर, इनकंसिस्टेंसी वर्सेस कंसिस्टेंसी, आपको भी पता है सक्सेस का बेसिक फॉर्मूला यार, कंसिस्टेंट। आप डिसाइड करो, आप वो लोगों जिन्होंने लेक्चर किसके लिए, स्टूडियो रिकॉर्डिंग वाले, तुम समझना इस बात को, हम लोगों के लिए भी बहुत कंफर्टेबल है, हम लोग बच्चों के सामने बैठ के पढ़ाए,
लेकिन फिर हमारा ध्यान बच्चों के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। हम लोग भी अकेले में बैठ के मेहनत ले रहे हैं ना, हमने प्रॉमिस किया हम क्लास शुरू कर रहे हैं, हम लोग क्लास खत्म करेंगे। तो कंसिस्टेंसी अगर टीचर बता रहा है जबकि वो सक्सेसफुल होके बैठा हुआ है उसके लाइफ के अंदर, बेटा तुम लोगों का तो एग्जाम है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी कहाँ पे चल जाती है? तो यू डिसाइड, कुछ भी हो जाए मुझे तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ये समझ में आ रहा है? यस और नो? इनकंसिस्टेंसी विल नॉट लीड यू वेयर यू वांटेड टू बिकम। समझो यार, पेरेंट्स के लिए किसी के लिए कर रहे हो ना कोर्स, वेट कर रहे हो तुम्हारा, फिर भी ऐसे करोगे, ऐसे बनोगे नहीं ना। कुछ पल होते हैं यार जीवन में, वो एक कहानी बताने में मजा आना चाहिए, कैसे संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। समझ में आ रहा है? एंड स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, मॉर्निंग नाइट, दैट यू डिसाइड, नथिंग इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है क्या? मेरा होता है मैं मॉर्निंग में पढ़ लेता हूँ। एंड वी नीड टू रिमेंबर द सेक्शन नंबर। बच्चों के क्वेश्चन है, देखो यार सीधी सी बात है, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंस्टीट्यूट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत अलग अलग फर्क है। तुमको लगता होगा याद करना है ना? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तुम देखो, कुछ सेक्शन तो मैं क्लास में ही लर्न करा दूंगा, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बोलना ये है कि भाई साहब बार बार रिवाइज करते करते याद हो गए तो बढ़िया है, नहीं याद हुए तो टेंशन मत लो। रीजन बिंग कि मैंने कभी याद नहीं किए थे सेक्शन, और मेरे हर लॉ के सब्जेक्ट में मेरे एग्जाम्शन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज लेफ्ट। बहुत पहले मैं बेसिक बातें करने में विश्वास रखता हूँ, तो जो मैंने सारी की सारी आप लोगों के साथ में कर ली है। सर अब हम लोग आ रहे हैं हमारे कोर्स के ऊपर, सीएमए फाइनल लॉ के ऊपर। तो जनरली बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब डेमो लेक्चर है तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे सर, है ना? ना, चैप्टर नंबर 1 इज अ बेसिक, जो आपने इंटर लेवल पे भी पढ़ा हुआ है वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आज वो मैं डेमो में पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं स्पेस लेके बात कर लूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा। इससे बेटर क्या है, बोलते हैं वेल बी बिगिनिंग इज हाफ डन। अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती तो आपकी आधी जर्नी वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलीवेंट। समझ में आ रहा है? दैट इज योर डायरेक्टर। ठीक है, एंड कंपनीज एक्ट में तुम्हारे सिलेबस के अंदर मैं बात करूं, तुम्हें कंपनीज एक्ट सिर्फ एक ये दिया हुआ है, और इसमें ऐसे टॉपिक है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, जैसे प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन कन्वर्जन ऑफ कंपनी, इन्वेस्टमेंट लोन एंड डिपॉजिट एंड डिबेंचर के बारे में यहाँ पे, डिविडेंड के बारे में 1.3 के अंदर है, 1.4 में अकाउंट्स एंड ऑडिटर है, 1.5 में डायरेक्टर एंड केएमपी है, 1.6 के अंदर तुम्हारा बोर्ड मीटिंग प्रोसीजर है। मैंने रैदर देन गिविंग नेम 1.1, 1.2, मेरे को अंदर से अच्छी नहीं लग रही थी ये बातें। अरे अपने आप में दिग्गज चैप्टर है ये लोग ये। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों का जो सिलेबस है, रैदर देन सिंग 1.1, 1.2, मैंने इसको बोल दिया चैप्टर 1, चैप्टर 2। ठीक है, जैसे आ जाते हैं यहाँ पे चैप्टर 3, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें भी आपके अंदर सेक्शन नंबर 124 आपके सिलेबस में नहीं है। तो रैदर देन एक्सप्लेनिंग 124 इंटायरली, मैंने 124 का क्या दे दिया, देखो आपके सिलेबस में क्या है सर, 123 है, पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल के अंदर। ठीक है, 123 के बाद में मैंने सीधा 127 उसका कनेक्टेड सेक्शन होता है, तो मैंने 127 इमीडिएटली कनेक्ट कर दिया। 124 इज नॉट इन योर सिलेबस, तो अगर 124 पूरा सिलेबस में नहीं है तो 124 का मैंने सिर्फ एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज आपको पता होना चाहिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना? 125 इज देयर इन योर सिलेबस, दिया है। अब आपके सिलेबस में कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मल सिलेबस में नहीं होती, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इज देयर इन द सेम फाइनल लॉ ओनली, मैंने कवर किया हुआ है। सर देन दे हैव गिवन वन एग्जांपल ड्राफ्ट डिविडेंड पॉलिसी, मैंने आपके सिलेबस में तो दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब एक्सक्लूसिवली सर अकाउंट्स एंड ऑडिट एक चैप्टर में, चैप्टर 4 नाम रख दिया 1.4 की जगह पे इसका। ठीक है, अकाउंट ऑडिट बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर जब तुम आओगे तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड सीएसआर। सीएसआर आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं दिया है, तो व्हाट आई डिड, जितना दिया है ना उससे ज्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। ठीक है, ये यहाँ पे, और बाद में मैंने उसको कवर किया कहाँ पे, जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ोगे वहां पे डिटेल में। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आते हैं सीधा डायरेक्टर चैप्टर। ठीक है, डायरेक्टर चैप्टर भी अगर आप पढ़ो तो आपके सिलेबस में एग्जैक्ट कैसे दिया है, कुछ बातें की स्टार्टिंग में, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीएमडी, चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एग्जैक्ट व्हाट इज देयर इन योर सिलेबस, एग्जैक्ट इन द सीक्वेंस सेक्शन जो उसमें दिए हुए हैं वो मैंने भी दिए। हाँ, ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं थी क्या, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें इससे कनेक्टेड है, मैंने यहाँ पे बता दी। समझ में आ रहा है? और हर चीज सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, लाइक वाइज आपको डिटेल में दिया हुआ है। मतलब
अप टू डेट अमेंडेड है सारी चीज़ें। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? अब हम लोग शुरू करते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी सेक्शन बिफोर यू प्रोसीड विथ योर सब्जेक्ट। अब हम लोग शुरू करेंगे किसके साथ में? चैप्टर कॉल्ड डायरेक्टर। ठीक है, जब भी मैं पढ़ाऊंगा मैं मेरे हैंड रिटन नोट से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में सर हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद में जो जो हम लोगों का पढ़कर हो गया, हम लोग इसके काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे। मतलब आज के ही क्लास के अंदर यू माइट सी कि मैंने 30+ क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए। और ये सब कुछ होने के बाद में मैं आप लोगों को लेकर आ जाऊंगा किसके ऊपर? अपने नोट्स के ऊपर लाइन बाय लाइन गो थ्रू करा दूंगा। मतलब कुछ भी रहने वाला नहीं है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। 100% डिटेल लेक्चर होने वाले हैं। हाँ, सिर्फ लिखाने वाली जो एफर्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े कम कर दिए मैंने आपके। ठीक है, चलो तो शुरू करते गए चैप्टर के साथ में, है ना। हम लोग सबसे पहले भगवान जी का नाम ले लेते हैं ना। श्री गणेशाय नमः के साथ में जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। शुरू करते गए, ठीक है। चलो, आप जिस भी भगवान को मानते हो एक बार आंखें बंद करके उनका नाम ले लो। शुरुआत करते हैं अच्छी सी प्यारी सी, है ना। चलो, ध्यान देना गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि शुरुआत ही हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? डायरेक्टर चैप्टर से। तो डायरेक्टर म्हणजे कौन? डायरेक्टर मतलब क्या? डायरेक्टर हम लोग किसको बोलेंगे? तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बोला है डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो जो लोग अपॉइंटेड है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सर? डायरेक्टर बोलेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दो, RILBOD, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ध्यान देना। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गए ये अपने मुक्कू भाई मतलब मुकेश अंबानी जी। साथ ही साथ में इनके 3 बच्चे जो इनके रिजल्ट है, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी। इसके अलावा मेशवानी ब्रदर्स, इसके अलावा में ये इंडिपेंडेंट कौन है अपने? PSM प्रसाद, साथ ही साथ में सुमित बैनर्जी। ये सब लोग जो है क्या ना, ऐसे दे आर व्हाट, दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा समझो ना यार, ये कंपनी को अगर आप देखोगे तो दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एवरी पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड। ये हबीबी, हबीबी बेटा हबीबी मत बोलो। ये अपने इंडिया में जैसे मुकेश अंबानी, वैसे ये सऊदी अरेबिया के लोग हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का मतलब क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज व्हाट? अ डायरेक्टर। अरे छोटे मोटे लोग नहीं होते, इनका एक्सपीरियंस तुम लोगों को पता नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना। कौन है भाई साहब ये? कौन है सर इतना हंसता खेलता मुंह मुकड़ा, है ना। पढ़ो इनके बारे में। KV Chaudhary has done his graduation in mathematician from the Loya College of the Chennai and the post-graduation mathematics from the IIT Chennai. He started his career as a probationary officer in the Andhra Bank. He joined the Indian Revenue Service IRS 1978 के अंदर। ऐसे ही बाल नहीं पके बेटा, सब लोगों के बाल ऐसे ही है। किसी बच्चे छोड़ दो क्योंकि वो भी उनके प्रोबेशन पीरियड में सीखने के लिए, वो एक्चुअली सक्सेशन प्लानिंग है। He held a several executive position in the government and then retired as a chairman of the CBDT, Central Board of Directors. On the superannuation, he was appointed as the advisor of the Department of Revenue. बेटा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर IRS होता है, तो वो छोड़ने के बाद में उनके हेड में चले गया। ही इज अ सेंट्रल क्या है विजिलेंस कमिश्नर इन जून 2015 से लेके जून 2019। He has elected as a member of the executive committee of the International Advisory on the Anti-Corruption Agency. He was a member of the advisory board of the control CNAG के अंदर। ठीक है, ही होल्ड अ डायरेक्टरशिप इन द CCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। समझ में आ रहा है? एंड डिवाइस लैबोरेटरी लिमिटेड टाटा मोटर्स के अंदर। अरे सोचो ना यार, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो इनके कॉम्पिटिटर के अंदर काम करता था। तो बड़ी बड़ी कंपनी है जियो के अंदर वगैरह, इन्फॉर्म। अच्छा जियो का तुमको नाम नहीं पता, ये देखो जियो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैं बताता हूँ। इनका नाम जियो क्यों है? वाई द नेम जियो? मरो क्यों नहीं रखा? आने के बाद में सबको तो मार दिया बेटा। टाटा डोकोमो टुक टुक गया, एयरसेल गया, टेलीनॉर मतलब जो पहले यूनिनॉर था गया, वोडाफोन आइडिया एक दूसरे के दुश्मन मर्ज हो गए। बोले भिड़ नहीं सकते अपन लोग इनसे। आई डोंट अंडरस्टैंड इसका नाम जियो क्यों है। रीजन बिंग, बोलते हैं ना पिताजी की प्रतिमा जो होती है वो अपने बच्चे में दिखनी चाहिए। तो अपने जो मुक्कू भाई है, जैसे सबसे पहले धीरू भाई अंबानी, इन्होंने बिजनेस चालू किया था टेक्सटाइल का। इसके बाद में अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, जब इनका डेथ हुआ सक्सेशन प्लानिंग थोड़ी कम गिर गई। टेलीकॉम इंडस्ट्री को किसने उठा लिया? अनिल अंबानी ने। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को किसने उठा लिया? गाइस आपके मुकेश अंबानी ने। अब मुकेश अंबानी, पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? OIL। अगर आप ऑयल की मिरर इमेज देखो, ये बिकम एल। समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो बोलते हैं मुक्कू भाई जो है ना, उनके बच्चों का बिजनेस था ये जियो। तो इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ व्हाट? मुकेश अंबानी, एंड देयरफॉर द नेम इज जियो।
समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये आ रहा है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। सर पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी मतलब क्या? सुनना, पहली बात, यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 164। हाँ, अगर आप मैनेजरियल पर्सन हो तो सेक्शन नंबर 196 के अंदर भी आ जाओगे, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। फॉर बट दिस इज फॉर मैनेजरियल पर्सन, ये क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। दूसरा, आपके पास दिन होना चाहिए, सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 3 बोलता है, बिकॉज अनलेस अंटिल आपके पास दिल नहीं बे दिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यू कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। तीसरा, आपके अपॉइंटमेंट के लिए एक तो क्या पास करना पड़ेगा? जनरली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है। कुछ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, सेक्शन नंबर 161 आगे जाके पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। और जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नाम का एक कंसेप्ट होता है कि हमारे बोर्ड के अंदर एक तो व्यक्ति होना चाहिए जो बाहर वाला है, जिसको कंपनी के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे डायरेक्टर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जब पहली पहली बार अपॉइंट होता है, फर्स्ट टाइम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से अपॉइंट होता है। लेकिन जब आप उसको सेकंड टाइम अपॉइंट करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर भी यही बोला है कि वैसे तो ओआर से अपॉइंट हो जाएगा, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करते हो तो एसआर। और तीसरा, बेटा उसको जिसको अपॉइंट कर रहा हो उससे क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेटर, मतलब DIR2, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, ये भी बता देता हूँ उनको। DIR2 फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट होता है कि किसी भी व्यक्ति को कंपनी में डायरेक्टर बनाना है तो सबसे पहले उसका कंसेंट लेटर लेते हैं, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो यहाँ पे होता है कंपनी का नाम है ना, एड्रेस वगैरह, सब्जेक्ट आई सतीश बायती हियर बाय गिवन माय कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अंडर सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन नंबर 5, है ना। तो ये सारी चीजें होती है जिसमें मेरा नाम वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स होती है, मेरी साइन दी रहती है पीछे के पेज पे, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोल दिया गया था आप लोगों को? कंसेंट लेटर। और ये मेरा कंसेंट लेटर कंपनी आगे किसको फाइल करेगी? ROC को इन द फॉर्म नंबर DIR12। तो DIR12 एक फॉर्म फाइल होता है, कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, रिजाइन होता है, उसकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है, तो DIR12 फॉर्म जाता है कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। उस फॉर्म के अंदर अटैच करेगी कि जिस व्यक्ति को हम डायरेक्टर बोल रहे हैं उसको हमने क्या किया है? कंसेंट लिया है। तो ये डेफिनेशन क्या बोलते गए, सुनना, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी। ये डेफिनेशन बहुत ही वाहियात लगती है बच्चों को, लेकिन इसका लॉजिक समझना। जैसे रतन टाटा का एग्जांपल लेता हूं मैं। रतन टाटा जी इज नॉट अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, एक कंपनी के बोर्ड पर नहीं है वो, उन्होंने टाटा मोटर्स से, टाटा सन से अपना रेजिग्नेशन ले लिया था। लेकिन आज भी उनकी एडवाइस पे, उनके इंस्ट्रक्शन पे, अब तो नहीं रहे टाटा जी, लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी जैसे साइरस मिस्त्री वॉज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, ये कौन है? ये साइरस मिस्त्री है। यार साइरस मिस्त्री भी नहीं रहे, उनका भी एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया, ठीक है। तो जब रतन टाटा जी बोर्ड में से हटे और उनकी जगह पे कौन आया टाटा मोटर्स के अंदर? साइरस मिस्त्री आया। अब साइरस मिस्त्री का जो तरीका था कंपनी को चलाने का और जो रतन टाटा जी का तरीका था, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैनेजर ऑफ द टाटा कंपनी वॉज देयर इन द सेशन, हमारे साथ में थे। इंडिया से टोटल 26 कंपनी सेक्रेटरी सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया के अंदर से, और हम लोगों पे एक 45 डेज का रिगरस ट्रेनिंग हुआ था। आई एम वन ऑफ दोस्त। तो उस समय में टाटा कंपनी के मैनेजर हमारे पास आए थे और उनको मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई यू गाइस आर नॉट हैप्पी विद द साइरस मिस्त्री वेयर एज यू फॉलो एवरी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, रतन टाटा जी। बेटा वो बंदा लगभग 60+ क्रॉस क्रॉस हुआ था जब वो आया था ना, ऐसे ब्लेजर वेजर पहन के, अभी मैंने भी पहना, मैंने निकाल दिया, ठीक है। और जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, भाई ब्लेजर वेजर निकाल के ऐसे लटका दिया उन्होंने, एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग एक्सप्लेनेशन। उनकी एनर्जी उस लेवल की थी कि हम लोगों को शर्म आ जाए, यार ये बंदे में क्या लेवल का एनर्जी है, समझ में आ रहा है। तो अगेन 2018 वाली बातें कर रहा हूँ, जब मैं चंद्रा कोचर जी, आपको पता चला चंद्रा कोचर जी को मैं मिला था, मैंने बोला था वाह RBI के अंदर भी मैं जाके आया हूँ, वो 26 कंपनी सेक्रेटरी के साथ में सब कुछ ये हुआ वाला है। ICICI बैंक में जाके आया, HDFC बैंक में जाके आ चुका हूँ, ठीक है। मैं उनके हेड ऑफिस में, आई गॉट इलेक्टेड एज अ ICICI सिक्योरिटी लिमिटेड के अंदर कंपनी सेक्रेटरी बिफोर द कमिंग विद द IPO। इडलवाइज के अंदर जो खुद रंगनाथम सर है, एल रंगनाथम, जिनका सैलरी करोड़ों में, CS, उन्होंने हक करके मुझे इडलवाइज में ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। समझ में आ रहा है क्या? टेक महिंद्रा के अंदर नारायण शंकर सर है, इनके तरफ से मुझे ऑफर आ चुका है टू ज्वाइन द टेक महिंद्रा। देयर आर द थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर इन द राइट हैंड, ठीक है। ये क्यों बता रहे हो सर खुद की तारीफ? यार तुम लोगों को वो होना चाहिए कि जिसके साथ में हमें वो व्यक्ति सही है। एक बार तुमको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए, सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस वैसे ही आना है। समझ में आ रहा है? तो मान के चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिए रतन टाटा जी, आज भी एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन के ऊपर किसके? रतन टाटा जी के।
ये बोर्ड नाचते हैं, कस्टम मतलब परंपरा है, और कस्टम टू एक्ट मतलब, कस्टम का मतलब होता है परंपरा, उनके बोलने के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। और बेटा इन्होंने बोला था कि डायरेक्टर में से साइरस मिस्त्री को बाहर निकालो, पूरे बोर्ड ने मिलकर साइरस मिस्त्री को बाहर निकाला। साइरस मिस्त्री ने भी केस फाइल कर दिया था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रतन टाटा जी डायरेक्टर है? ही इज नॉट अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, वो तो बोर्ड में है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन ही आया। तो ही इज नॉट अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी, क्या ये डायरेक्टर है? तो बोले कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से हाँ ये डायरेक्टर है। मतलब कंपनी एक्ट 1956 इसको क्या बोलता था? शैडो डायरेक्टर। कि अगर आप वो कार्य कर रहे हो जो डायरेक्टर करता है, चाहे आप डायरेक्टर के पोजीशन में हो ना हो, आप डायरेक्टर हो। मतलब यशोदा मैया ने कृष्ण जी को पाला था। अब यशोदा मैया एक्चुअली तो मैया नहीं है, लेकिन उन्होंने मैया होने के सारे नियम, मतलब जो होते हैं कर्म धर्म, वो निभाए थे ना। दूध पिलाया कृष्ण भगवान जी को, पालन पोषण किया, अच्छे संस्कार दिए। तो दे यशोदा मैया बोला उनको, माँ है या माँ जैसी है, माँ जैसी है। तो ये डायरेक्टर नहीं है, लेकिन ये शैडो डायरेक्टर डायरेक्टर जैसा है। कंपनी एक्ट 2013 बोलता है साइड में हट जाओ। कंपनी एक्ट बोला कि जो बोर्ड पर अपॉइंटेड है सिर्फ वही डायरेक्टर है, जिसका हम लोग सुन रहे हैं वो डायरेक्टर नहीं है, उसको कंपनी एक्ट 2013 बोलता है प्रमोटर। मतलब द पर्सन ऑन हुज एडवाइस इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम टू एक्ट। यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आओ, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 69 प्रमोटर का। मेरे को पता नहीं, बच्चों को ये सेक्शन कभी भूला नहीं जाता है। सेक्शन 2 क्लॉज 69 क्यों, आई डोंट नो, मतलब बच्चा याद रखता है इस सेक्शन को, ठीक है। सेक्शन नंबर 2, ये बेयर एक्ट तुम लोग डाउनलोड कर लेना एमएमजेसी का। इसमें सेक्शन 2 क्लॉज 69 पे आ जाना। देखो इसमें सेकंड पॉइंट तुमको दिखेगा, क्या ये वाला, थर्ड वाला, इन अकॉर्डेंस टू हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम टू एक्ट। समझ में आ रहा है ये वाली लाइन? यहां पर लेके आ गया मैं, ये देखो, इन अकॉर्डेंस टू हुज एडवाइस डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर अकस्टम टू एक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। तो इसको हमने डायरेक्टर के डेफिनेशन से हटा दिया। क्या आपको लॉजिक समझ में आया? यस और नो? मतलब ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि द पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ द कंपनी इज बिकम अ डायरेक्टर। लेकिन सर अपॉइंटमेंट करने की पावर जनरली किसके हाथ में? ध्यान देना, शेयर होल्डर, ओआर और एसआर शेयर होल्डर का पास होता है जनरल मीटिंग में, और बीआर होता है कभी कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। जनरल पावर किसकी है? शेयर होल्डर। तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां तक मैंने बता दिया कि भाई कितना भयंकर चेंज है, छोटी सी डेफिनेशन। एंड सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या? अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, सुनना, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर को कलेक्ट कर लो, तब ये क्या बन जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या ये वाली बात है आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, यस और नो? यहाँ तक आपको समझ में आया, यस और नो? अब क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्टर, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डायरेक्टर। कुछ बेसिक बात है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। मैंने बोला था कंसेप्ट कहीं पे भी कम नहीं गिरेंगे, भले ही ये बैच कौन सा एग्जाम ओरिएंटेड है। पहला, शेयर होल्डर लार्ज इन द नंबर्स, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पकड़ लो, 30-40 लाख तो शेयर होल्डर है। अब ये 40 लाख शेयर होल्डर आकर बिजनेस को मैनेज करना शुरू हो जाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा यार किसका सुने किसका ना सुने। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हमने क्या कर दिया? ओनरशिप को अलग कर दिया, मैनेजमेंट को अलग कर दिया। ओनरशिप किसके हाथ में? शेयर होल्डर। और मैनेजमेंट किसके हाथ में? डायरेक्टर। ठीक है। दूसरा, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी खुद होके काम नहीं कर सकती है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो नेचुरल बर्थ के अदर देन, है ना। तो इट एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी। और अपने पास ह्यूमन बोला तो भाई साहब 40 लाख शेयर होल्डर है, 40 लाख, तो वो मैनेज कर सकते हैं क्या? नहीं। एंड कंपनी एक्ट 9 और कंपनी एक्ट 2013 बोलता है सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 के अंदर, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी वी मस्ट हैव 3 एंड मोर डायरेक्टर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी वी मस्ट हैव 2 एंड मोर डायरेक्टर, इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी वी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। सर एक से ज्यादा डायरेक्टर थोड़ी होते ओपीसी में। ओपीसी में एक से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ओपीसी में एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं। सर कैसा? अबे मेंबर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा मालिक एक, लेकिन नौकर अनेक होते कि नहीं होते, और डायरेक्टर एज गुड एज द नौकर उनके हाथ के नीचे का। अल्टीमेट पावर टू अपॉइंट द डायरेक्टर एंड टू रिमूव द डायरेक्टर लाइज इन द हैंड ऑफ हुम? शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। गाना सुनेगा किसका? किश का गाना। चलो अरे वो याद आ गया मेरे को, एक रील है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या बोला है गाइस? डायरेक्टर कैन बी मोर देन वन इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। यहां तक समझ में आया, यस और नो?
एक बहुत ही प्यारा लॉजिक बताओ क्या तुम लोगों को, बहुत ही प्यारा। चलो ध्यान देना, आपको पता है क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 है, इन केस ऑफ क्या बोल सकते हैं आपका ओपीसी 1 है। और सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की मैं बात करूं तो अनलिमिटेड 200 और यहाँ पर एक, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमको एक पूछूंगा ना कि डायरेक्टर सिर्फ 3 क्यों और मेंबर 7 क्यों, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, क्या इसका लॉजिक आपके पास बताओ। नहीं पता है, बच्चों को नहीं पता है। रेगुलर क्लास में सारी बातें बहुत डिटेल में करता हूँ मैं, आधा आधा घंटा लग जाता है इस कंसेप्ट के ऊपर बात करने के लिए। आ जाते हैं, समझ लेना, ध्यान देना। इट्स अ पब्लिक कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी। इंडिया के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। इंडिया में भी प्राइवेट कंपनी नाम का कंसेप्ट नहीं था, देयर इज ओनली कंपनी कॉल्ड पब्लिक कंपनी। अब क्या होता था, मियाँ बीबी सेठ और सेठानी मिलकर कंपनी बना लेते थे और ये लेते थे पब्लिक से पैसा। किससे? पब्लिक से पैसा। पब्लिक कंपनी कैन टेक मनी फ्रॉम पब्लिक, समझ में आ रहा है क्या? और पैसा लेने के बाद में ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते थे। तो बोले इनके बीच में कोई तो भी आउटसाइडर चाहिए कि नहीं चाहिए, जो बाहर वाला है, हाँ या ना? यस, दैट पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब एटलीस्ट एक व्यक्ति तो भी बाहर वाला चाहिए। इस आइडिया के साथ में नंबर आया मिनिमम 3 डायरेक्टर। सर ये कहाँ पे लिखा है, आ जाओ सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1। अगर आपके पास मेरे नोट्स हो गए, मेरे नोट्स हो गए तो यहाँ पर आ जाओ। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या लिखा है, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, मतलब पब्लिक से पैसा उठा लिया है, एटलीस्ट 1/3 टू भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एटलीस्ट 1/3 बोर्ड क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया, हाँ या ना? That's it. इसलिए कम से कम कितने डायरेक्टर चाहिए, यूनिट बेयर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है, जिसमें से एक तो भी इंडिपेंडेंट, हर एक पब्लिक कंपनी के लिए नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ 3 कंसेप्ट कहाँ से आया। अब सुनना, इस धीरू भाई अंबानी छोड़ो, मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, they are a director of company, yes, and they are also a shareholder of company। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर होल्डर भी है। तो इज इट पॉसिबल कि जो डायरेक्टर है वही तुम्हारी कंपनी का शेयर होल्डर भी रहे? यस इट इज पॉसिबल। अब तुम सोचो, एक बड़ा सा डिसीजन लेना है, क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, या जान दो रिलायंस पावर और अडानी पावर का टेक ओवर होना चाहिए या मर्जर होना चाहिए क्या, ये एक डिसीजन लेना है। 3 डायरेक्टर है, कौन? मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी। अगर इन्होंने हाँ बोला और बाद में एज अ शेयर होल्डर भी ये क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे ना। अरे हाँ है ना, डायरेक्टर ने जो डिसीजन लिया वही डायरेक्टर अगर शेयर होल्डर भी है तो पहले ऐसा हो गया, पहले हाँ बोला अब नहीं बोल रहे, नहीं। तो जनरली वो एज अ शेयर होल्डर भी हाई बोलेंगे। तो 3 डायरेक्टर है, वही मेंबर है, तो ये पहले अगर यस बोले तो ये बाद में भी क्या बोलेंगे, यस। ये 3 को अपोज करने के लिए कम से कम 3 से ज्यादा लोग चाहिए। तो 3 डायरेक्टर है और 3 को अपोज करने के लिए कम से कम 3 से ज्यादा लोग चाहिए। और बेटा 3 से ज्यादा मतलब कितना हो गया, 4। बेटा 3 + 4 कितना हो जाता है, 7। यहां से ये कंसेप्ट आया, कौन सा, 7 मेंबर्स। मतलब 3 + 3 भी लाते ना तो टाई हो जाता। ये क्यों नहीं है, क्योंकि टाई हो जाते डिसीजन के अंदर। तो टाई नहीं होना, तो 3 + 4 जो डायरेक्टर को लग रहा है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर को भी लग रहा है, तो सही है। तो ये कंसेप्ट आया मिनिमम 7। सर प्राइवेट में 2 क्यों? फिर क्या हुआ, हमारे इंडिया में चलता था पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हम लोग चाहते थे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तो हमने पार्टनरशिप को ऑप्शन दिया कि आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो। देयर इज न्यू कंसेप्ट कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। बेटा याद रखना, इंडिया ने हमेशा लिया है, लेकिन ये पहली बार इंडिया ने दो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को दिया। क्या प्राइवेट कंपनी, इसका कंसेप्ट जो इंडिया में पहली बार आया, कंपनी एक्ट 1956, पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला, वो क्या बोले, हम लोगों को बाहर वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। बोले ठीक है ना, 2 डायरेक्टर से काम चला। तो हमने कंसेप्ट क्या लेके आया, हाँ 2 डायरेक्टर से काम चलेगा क्या, अरे बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा काम। समझ में आ रहा है? दूसरा चीज क्या बोला, मेंबर्स भी बोले 2 से ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो ठीक है 2 मेंबर। फिर उन्होंने क्या बोला कि सुनो ना, प्राइवेट पार्टनरशिप के एसेट अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी को देंगे, प्राइवेट कंपनी अलग व्यक्ति है, पार्टनर जो है वो अलग है, तो देयर इज अ ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर क्या लगता है, कैपिटल गेन। ध्यान देना, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, पार्टनरशिप अगर
प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है और जो एसेट ट्रांसफर हो रही है उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगता, मतलब एग्जम्पशन दे के रखा है टैक्स है। तो यहां से आया 2 डायरेक्टर और 2 मेंबर। अब पार्टनरशिप को पकड़ने के बाद में दूसरा कौन बच गया? सोल प्रोप्राइटर, जहां पर वन मैन आर्मी, एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है। तो देखिए व्यक्ति एक है दुकान में, जो ओनर है उसके हाथ के अंदर दुकान में काम करने वाले 4 लोग होते कि नहीं होते, इसलिए डायरेक्टर कैन बी मोर देन वन, लेकिन मेंबर ओनली वन एंड मैक्सिमम ओनली वन। लेकिन इसमें टेंशन है कि वो व्यक्ति मर गया तो बिजनेस को कौन संभालेगा, इसलिए देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड नॉमिनी। क्या ये लॉजिक आपको पहली बार समझ में आ रहा है कि सर ये बहुत बेसिक बात है, नो वन विल टेल यू, बट आपको समझ में आ रहा है? लेक्चर नंबर 1 है यार, थोड़ी सी बेसिक बातें मैं बताऊंगा क्योंकि यू शुड टेक अ डिसीजन, सतीश सर के लेक्चर लेने हैं तो मेरे को बताना पड़ेगा आई हैव सम नॉलेज जो तुमको आज तक नहीं पता था, है ना? अब जो लोग इसको देखेंगे, टीचर भी देखेंगे तो वो भी बच्चों को बताना चालू कर देगा। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया। अब कंसेप्ट आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपके सिलेबस के ऊपर ही हूँ, आपके सिलेबस में ये सारी बातें बताइए, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, समझ में आ रहा है? 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं गाइस, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव, है ना? एक एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। जैसे जो आपके होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी के अंदर, जो तुम्हारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ना? सर जो हमारे कंपनी का मैनेजर है घंटा, वो क्या डायरेक्टर होता है कह रहे? नहीं ना। तो बाद में बताऊंगा इसके बारे में केएमपी के अंदर। तो होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, दे आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरली। इसको बोलते हैं दे आर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मतलब वो एज गुड एज कंपनी क्या क्या है, एम्प्लॉई है। जब आप DI-12 फॉर्म भरते हो ना, तब आपको ये बात बताना पड़ता है कि जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो, है ना, तो वो एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। देखो मैं आपको DI-12 वाला फॉर्म खोल के बताता हूँ, ये आप तो ऑनलाइन हो चुका है ये वाला पूरा का पूरा फॉर्म, ठीक है? ये पूछता है अपॉइंटमेंट के लिए सजेशन है, चेंज ऑफ डेजिग्नेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन लगा हुआ है, या कंपनी लिक्विडेशन में गई है। तो फिर डायरेक्टर का डिन डालने के बाद में सारे डिटेल्स आ जाते हैं, आपको स्पेसिफिकली पूछते हैं वो अपॉइंटमेंट सजेशन है, फिर इसके बाद में ये जो डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो इसको किस पोजीशन के लिए अपॉइंट कर रहे हो। नेक्स्ट सेव सेव करोगे तो नेक्स्ट पेज पे जाओगे। मैं पुराना फॉर्म खोल के बताता हूँ तुमको। देखो अपॉइंटमेंट जब करते हो ना, कितने लोगों के लिए फॉर्म भर रहे हो, 2 3 4 5, है ना? फिर ये देखो यहाँ पे पूछता है ये कंपनी का चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। तो ये आपको भरना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल फॉर्म है एकदम। यहाँ पे सिन डालो, प्री फिल करो, कंपनी के पूरे डिटेल्स आ जाते हैं। अब ये पुराना हो गया या ऑनलाइन हो चुका है, ये पुराना फॉर्म हो गया। फिर कितने लोगों के लिए, तो मैंने बोला 2 अपॉइंटमेंट 1 सजेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 नंबर। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिन डालो, प्री फिल करो, सारी डिटेल्स उसका बर्थ वगैरह सब आ जाता। फिर बोलो अपॉइंटमेंट का फॉर्म है, सजेशन का है या चेंज ऑफ डिजिग्नेशन है, उस पर क्लिक करो। अपॉइंटमेंट होगा तो वो पूछता है चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव है। इस तरीके से फॉर्म भरे जाते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कंपनी के काम होते हैं, ठीक है? तो जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, दे इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं पे मैं बात करूँ किसकी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसके, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो दे आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है वो, दे इन्वॉल्व इनटू, दे डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे ऑपरेशन। बेटा डे टू डे ऑपरेशन में नहीं है, दे आर एक्सपर्ट, वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं एंड थ्रू बोर्ड मीटिंग में आके, या अगर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होगा तो घर से अपने डिसीजन बता देते हैं, ठीक है? अच्छा बोर्ड मीटिंग वो इन पर्सन भी अटेंड कर सकते हैं, या किसी का नॉलेज बहुत ही भारी का, इंडिया के बाहर का है और तुमको नॉलेज चाहिए लेकिन वो इंडिया में आने के लिए रेडी नहीं है, तो वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मीटिंग अटेंड किया जा सकता है, ठीक है? जिसके लिए उनको फीस मिलती है अप टू 1 लाख रुपीज़ पर बोर्ड मीटिंग, पर पर्सन एवरी बोर्ड मीटिंग, है ना? क्या ये बातें आपको समझ में आई, यस और नो? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इसका आंसर देना है ना? मानो देयर इज अ मिस्टर एक्स जो हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, क्या है, क्लर्क है, समझ के चलो, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मिस्टर एक्स। उसको अपॉइंट किया है हमने एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या बोलकर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप लोग मुझे बताओ उसको मैं क्या मानूं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव? जब मैंने DI-12 फॉर्म फिल किया ना, मिस्टर एक्स का अपॉइंटमेंट बताया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो वो एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव? आप बोलोगे सर जिसको बोर्ड पे अपॉइंट किया वो डायरेक्टर है, हाँ, जैसा अपॉइंट किया वैसा है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया तो नॉन एग्जीक्यूटिव, गलत। उसको मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलूंगा, क्यों? अगर आप कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में हो प्लस आप डायरेक्टर हो, फिर किस नाम से डायरेक्टर हो फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड यू आर अ डायरेक्टर, वेदर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, यू आर कंसिडर एज एग्जीक्यूटिव। मतलब यहाँ पे कंक्लूजन देखो मैंने क्या लिखा, कि अगर तुमने किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
और वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है एनी अदर कैपेसिटी, एम्प्लॉय तो है ना वो, तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे जैसे क्या वो हमारी कंपनी का क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। क्या ट्रीट करेंगे, जैसे वो हमारी कंपनी का क्या है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आएगी, जल्दी बताओ यस और नो। क्या अब सर क्वेश्चन ये आया कि एक डायरेक्टर का कंपनी का रिलेशनशिप क्या है। तो डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट ऑफ कंपनी, डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट, एजेंट क्यों, कंपनी प्रिंसिपल है, डायरेक्टर से कुछ गलती हुआ तो डायरेक्टर पर्सनली नहीं लायबल है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, देयर आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ये कौन है, कंपनी के एम्प्लॉय है, इनको सैलरी नहीं मिला गाइस, इनको जो सैलरी मिलना था वो नहीं मिला, तो इन्होंने केस किसके ऊपर फाइल, ये रियल लाइफ केस है हाँ? इन्होंने केस फाइल कर दिया था किसके ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर। डायरेक्टर बोलता अरे मैं तो सिर्फ एजेंट हूं ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल याद है ना, मतलब आई एम नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर डायरेक्टर पे केस फाइल नहीं हुआ था, बोला अगर केस फाइल करना है तो किस फाइल करो, कंपनी के ऊपर, बिकॉज डायरेक्टर एक्ट एज एजेंट फॉर द कंपनी। ठीक है, दूसरा चीज, डायरेक्टर इज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी क्यों बेटा, कंपनी की प्रॉपर्टी, पाउ पाउ मतलब प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग को टेक केयर करना, उसको सेफगार्ड करना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, डायरेक्टर का। लेकिन सर ये जो प्रॉपर्टी है किसके बेनिफिट के लिए, फॉर द एम्प्लॉय, फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। क्या समझ में आ रहा है। और सर सबसे पहला सेक्शन के ओवरव्यू में हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं कि आप लोग जब सेक्शन नंबर 149 पढ़ो तो आपको एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर, फिर आपको दूसरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा रेसिडेंट डायरेक्टर, और तीसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बारे में मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर। और साथ ही साथ में आपको डायरेक्टर और उसके कुछ कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेंगे। तो सर कितने डायरेक्टर मिनिमम होते हैं, हम लोग पढ़ कर आए 3 2 1, कितने डायरेक्टर मिनिमम होते हैं 3 2 1। और सर एक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15। बट अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना है, यू नीड टू पास व्हाट, स्टेप नंबर 1 स्पेशल रिजोल्यूशन। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3 2 1, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सब कंपनी में कितने हो सकते हैं, 15। लेकिन सर मुझे 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो यू नीड टू पास व्हाट, स्पेशल रिजोल्यूशन। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अब यहां पर आ जाते हैं, देर आर ऑलरेडी 15 डायरेक्टर्स इन द कंपनी, कितने डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर है कंपनी के अंदर। जनरली डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो कौन सा रिजोल्यूशन लगता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कौन सा, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब कंपनी में दो लोगों को और अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, कंपनी में अपॉइंट करना है विजू भैया को, मतलब सर हमारे विजय सर। कंपनी में अपॉइंट करना है किसको, वीएस के एस, करण सतीजा सर, मतलब सर कॉम्बो ऑफ डीटी प्लस आईडीटी। और सर हमें अपॉइंट करना है और साथ ही साथ में किसको, हम लोगों को अपॉइंट करना है साथ ही साथ में प्रणय गनगन सर को, हम लोगों को अपॉइंट करना है स्नेहा मैम को, हम लोगों को अपॉइंट करना है किसको, सिमरन मैम को, और बेटा हम लोगों को अपॉइंट करना है किसको, सतीश भाई सर को। कैन वी अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, कैन वी अपॉइंट, यस। लेकिन अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे तो आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास, जैसे 15 डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या लगा, ओआर, इनको अपॉइंट करने के लिए क्या लगेगा, अरे बोलो सही है, एसआर लगेगा, अरे हाँ या ना, एसआर लगेगा नहीं लगेगा, बताओ। आप बोल गए यस सर, आंसर, यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस, ऐसा गलती से भी मत सोचना। सर अभी तो पढ़ा 15 के ऊपर जाने के लिए एसआर लगेगा, अरे 15 के ऊपर जाने के लिए एसआर लगेगा, मतलब आपको एक एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम लोग 15 से ज्यादा डायरेक्टर क्या बढ़ा रहे हैं, अपॉइंटमेंट करने के लिए अभी भी क्या लगेगा, ओआर ही लगने वाला है। समझ में आया। देखो आप इस लैंग्वेज को पकड़ना, क्या लिखा है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, इनकेस 3 2 1, मैक्सिमम 15 15 15। और अगर आपको 15 से मोर देन 15 चाहिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए तो क्या लगने वाला है, ओआर ही लगेगा, लेकिन पहले एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड डायरेक्टर शुड बी इंडिविजुअल, डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल हो सकता है, क्यों, आर्टिफिशियल पर्सन को आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चला सकता यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक साइकिल है, साइकिल के ऊपर साइकिल रख दी, बोले चला, नहीं चल सकती, गाड़ी के ऊपर अंदर गाड़ी को बिठा दिया, नहीं चल सकती।
वी नीड अ नेचुरल पर्सन टू रन द आर्टिफिशियल पर्सन। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट आर्टिफिशियल विजडम खुद से काम करेगा, हमें प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा तब जाके वो काम करेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? वी कमांड एंड दे वर्क। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। चलो, वो एक डायलॉग याद आ रहा है मेरे को, एक मूवी है यार, जस्ट इमेजिन, हीरो कौन है? बोलते हैं क्या बेटा चाय पानी लोगे? तो क्या बोलता है? नहीं नहीं, बोनमीटा। बोनमीटा खाने से शक्ति बढ़ा करती, माँ क्या करती, मैं 7 क्लास में रह गया, 7 नंबर से रह गया, आज मैं 1 नंबर से हो जाऊँ बोनमीटा की वजह से। रोहित सक्सेना, मतलब कोई मिल गया। उसके अंदर एक प्यारी सी लाइन बोलता है वो, आपने कहा था ना अपने पापा से सीख के आना, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ, है ना? सर आप तो टीचर हो, हमेशा एक बात याद रखना। क्या? वो बहुत ही प्यारी लाइन बोलता है, इंसान ने कंप्यूटर को नहीं बनाया, नहीं इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, है ना? ऐसे बहुत प्यारी लाइन बोलता है वो। ठीक है, चलो और मस्त क्वेश्चन पूछते हैं उसको कि अगर एक कंपनी एक फोल्डर, एक चीज को आपको दूसरे जगह पे कॉपी पेस्ट करना है विदाउट ओपनिंग अ फोल्डर, कैसे करोगे? तो सेंड टू वाला ऑप्शन होता है, इन्होंने कंप्यूटर चलाया उसको पता रहेगा। ठीक है, आ जाओ, ये वाला बात समझ में आ गई आप लोगों को? पहला पॉइंट, यस और नो? तो क्या लिखा है, अगर आपको बियॉन्ड 15 जाना है तो पहले एसआर पास करना पड़ेगा। और ये जो लिमिट है ना, ये जो लिमिट है ना 15 की, ये एप्लीकेबल ही नहीं है किस कंपनी में? गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी में लिमिट ही एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आएगा इस? ठीक है, अब सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है ना? और मैं इसके सारे क्वेश्चन भी आप लोगों के कराने वाला हूँ, तो डोंट वरी। क्या? सेक्शन नंबर 6 है, दिस इज सेक्शन नंबर 6। और सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है? ये बोलता है कि सबसे बड़ा है कंपनी एक्ट 2013, उससे छोटा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और उससे भी छोटा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब आर्टिकल में कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, मेमोरेंडम में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो कंपनी एक्ट का उल्लंघन कर ले। कंपनी एक्ट ओवरराइड करता है, ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ठीक है, तो सर कंपनी एक्ट ने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बोले कितने? पब्लिक कंपनी के लिए 3। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने बोले? 3। क्या आप अपने आर्टिकल में लिख के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को 2 कर सकते हो? आंसर इज नो। लेकिन कंपनी एक्ट ने 3 बोला है, मिनिमम 3 चाहिए, क्या 3 से 5 कर सकते हो? आंसर इज यस। कि पब्लिक कंपनी बोल रही मेरे कंपनी के अंदर, स्पेसिफिकली मेरे कंपनी के अंदर 5 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए, पॉसिबल है। तो और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने बोले? 15। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस 15 को बढ़ा के बोल सकता है 20 इज अ मैक्सिमम? कंपनी एक्ट 15 पे रोक रहा है, तुम बोल रहे हो मेरे कंपनी में 20, मतलब तुम ऐसी तैसी करा रहे हो अपनी? नहीं चलेगा। तो मैं ये बोल सकता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेरे कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर, कंपनी एक्ट ने 15 बोले ना, 12, पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड क्या प्रोवाइड कर सकता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? लोअर लिमिट फॉर मैक्सिमम, मतलब 15 डायरेक्टर को छोटा करके 12 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। क्यों? वी डोंट वांट कि हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा डायरेक्टर हो जाना चाहिए, है ना? तो मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा सिलेक्टेड हैंड में जाएगा, बड़ा बड़ा स्कैम होगा, आई डोंट वांट। या फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है ना, उसकी लिमिट को बढ़ा के हायर करना है, दिस इज पॉसिबल। उसको और लोअर नहीं कर सकते। क्या आपको ये वाला बात समझ में आया? यस और नो? तो अब एक बार रिवाइज करना मेरे साथ में जो मैंने पढ़ा था। क्या? कि सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 to 1, मैक्सिमम 15, और 15 के बियॉन्ड जाने के लिए फर्स्ट यूनिट टू पास एसआर, फर्स्ट यूनिट टू पास व्हाट? एसआर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है? कि जो मैक्सिमम नीड नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 बोले, उसके लिए एसआर पास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ये एप्लीकेबल ही नहीं है किसमें? सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का लिमिट ही नहीं एप्लीकेबल है। मतलब 15 है 15 से बियॉन्ड जाना है, नो नीड टू पास, ऐसा सीधा अपॉइंट कर लो। और सर आर्टिकल जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट को कम कर सकता है और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट को बढ़ा सकता है। समझ में आया? यस और नो? यस। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ दिस बैच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैचेस। मैं आपके साथ में एग्जाम्पल्स शेयर करने वाला हूँ। एग्जाम्पल, ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, पीवाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है क्वेश्चन को। सर क्या बोलता है इस, देखो, राजस्थान टॉय लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, ओके? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है मैक्सिमम डायरेक्टर 10, मैंने बोला था 15 के ऊपर नहीं बता सकता है, 15 से तो कम कर सकता है, हाँ।
और सर मेरे कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना है? 8 है। और कितने बढ़ा सकता हूँ मैं? और बोले हमें नंबर ऑफ डायरेक्टर को बढ़ा के 16 करना है। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि सर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हम कंपनी क्या बोलता है, कंपनी एक बोलता है 15, मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कितना बोलता है 10, और मेरे कंपनी में एग्जिस्टिंग डायरेक्टर कितना है 8, और मेरे को बढ़ा के कितना करना है 16, और 16 कर दूंगा तो वो कंपनी एक्ट से भी बियॉन्ड जा रहा है और बेटा वो आर्टिकल से भी बियॉन्ड जा रहा है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आर्टिकल के बियॉन्ड जा रहा है तो आपको आर्टिकल को अमेंड करके अप टू डेट करना पड़ेगा। तो आपको आर्टिकल को अमेंड करने के लिए होता है सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 उसको अमेंड करना पड़ेगा आर्टिकल को। और सर अगर कंपनी एक्ट के 15 के लिमिट से बाहर जा रहा हो तो 149 बोलता है पहले एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब सर एक्सीड करो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की लिमिट एक्सीड हो रही है ना, एंड स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ 149 सबसेक्शन 1 की भी एक्सीड हो रही है, तो पहले तुम्हें आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 14 के हिसाब से, और तुमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 149 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। दूसरा सर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर 15 डायरेक्टर है। कितने डायरेक्टर गए? लिस्टेड वर्सेस गवर्नमेंट, और वो अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर को 18 करना चाहती है। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे तुमको एसआर तो लगने वाला है, ठीक है, मान के चलेंगे आर्टिकल में भी 15 का लिमिट है तो ओआर। बट अगर ये गवर्नमेंट कंपनी होती तो आपको एसआर की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट को एक्सीड कर सकते थे। बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है? ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से मैं बताया हूँ, सिर्फ मैंने क्वेश्चन को समराइज कर दिया है। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो? तो देखो जब आप केस स्टडी सॉल्व करते हो ना तो आपको अब क्या होता है पता है क्या? आपको समझ में आ गया दो चीजें कि सर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और सर क्वेश्चन और कहाँ से बना? सर क्वेश्चन यहाँ से भी बना। और सर क्वेश्चन कहाँ से बना? बेटा क्वेश्चन यहाँ से भी बना। तो तीन ऐसी चीजें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और मैंने तीनों जगह पे पॉइंट आउट कर लिया। समझ में आया? दिस इज हाउ द एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैचेस। अब सर लास्ट पॉइंट, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, और इसके बाद वाली चीजें हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। वुमेन डायरेक्टर, पहले तो कंसेप्ट समझो क्या होता है, वेदर यू एग्री और नॉट, बट जो लड़कियां होती है ना वो मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों से ज्यादा बेटर होती है। मम्मी को पैसा मैनेज करने के लिए बोलो, भले मम्मी का एजुकेशन नहीं होगा और पापा का एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गया, और पापा पैसा कमा के ला रहे लेकिन पैसे को रखना कैसे, संभालना कैसा है, वो किसको पता होता है? मम्मी को पता होता है। मम्मी है ना, पापा शायद बैंक अकाउंट में सेव नहीं करते, मम्मी है ना आटे के डब्बे के अंदर, गेहूं के अंदर, किधर भी जाके पैसे को जमा कर लेती, तीनों की कब क्या सिचुएशन आएगा तब हमें इस पैसे की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक बार राजस्थान जा रहा था, मतलब हर साल ही जाते हैं हम लोग वैसे तो, और प्लान था कि भाई गोतमांगलो जाएंगे, हमारी माता जी के दर्शन, मेहता रोड उतरते हैं, गोतमांगलो जाते हैं, उसके बाद में खाटू जाते हैं, है ना, दर्शन करने के लिए। मेरे मम्मी का उस दिन क्या हुआ, पाली के अंदर बैग, जो पर्स था ना, वो चोरी हो गया। उसके अंदर क्या था? मम्मी का फोन था। मेरा फोन अच्छा हुआ मैंने मेरे जेब में रख दिया था, मेरा वॉलेट साथ में था, और साथ ही साथ में मम्मी के पास जो घर से पैसे हम लोगों ने दिए थे वो थे ऑफिशियल 10,000 11,000 रुपीज। ऑफिशियल क्यों बोल रहा हूँ समझना इस बात को, क्योंकि हम घूमने के लिए जा रहे थे। मम्मी को बोला मम्मी कितने पैसे गए? मैंने बोले जितने तूने दिए 11,000। बोला मम्मी वो तो मैंने दिए थे। और फिर मम्मी के आंखों में वो आंसू होते हैं ना यार, इतनी बड़ी तुम्हारी रकम चोरी हो जाती है। तो फिर मम्मी ने बताया कि हाँ थे ऊपर से और थोड़े से हमारे अनऑफिशियल मनी, शी नो हाउ टू मैनेज फंड। समझ में आ रहा है? लुगाई भी ऐसी रहती। तो बोलने का मतलब क्या है समझो। तो वी वॉन्ट अ वुमेन प्रेजेंस। सुनना ना, दोस्त दोस्त लोंडे लोंडे मिले, बेटा तुम गाली के नीचे बात नहीं करोगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन वही लड़की होगी तो तुम सोचने के पहले 2 बार सोचोगे। मेरा जैसा तो वो भी नहीं सोचता। ठीक है, अवकली हूँ थोड़ा मैं। मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वुमेन डायरेक्टर का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है चीज़ों को सोचने के लिए। तो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उसके अंदर क्या किया था, जैसे ही कंसेप्ट आया वुमेन डायरेक्टर का, नीता अंबानी को डायरेक्टर बनाकर अपॉइंट कर लिया था। लेकिन यार इतनी बड़ी कंपनी है, नीता अंबानी तो वही बोलेंगे हाउ में हाउ, हाउ में हाउ, जो मुकेश अंबानी ने बोला। और ध्यान देना पति बहुत ही अच्छा कमा रहा है तो जनरली लड़कियां ऑब्जेक्शन भी नहीं लेती। अरे ये फैक्ट है, तुम वेदर यू एग्री और नॉट, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी मैं तुमको बता रहा हूँ, इतने सच्चाई नहीं बताना था वुमेन डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन फिर सेबी ने रूल रेगुलेशन चेंज किया, बोले जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी है ना, आप लोग बोले वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना बोलकर अपॉइंट मत कर लो,
आप तो बोले कम से कम किस वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करो जो इंडिपेंडेंट है, जो बाहर वाली है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं तुमको लेके आता हूँ। हम लोग अभी किस पे थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इफ यू सी, क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में वुमेन डायरेक्टर है? हाँ। और बेटा वो वुमेन डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर? इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर है। पहले नीता अंबानी थी। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये आया, क्या एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए किस कंपनी में? एक तो लिस्टेड कंपनी में होनी चाहिए, और साथ ही साथ में उस कंपनी में जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। मतलब सर प्राइवेट कंपनी को ये कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। बोलता एप्लीकेबल हो सकता है, कैसे? प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और वो ये लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा, दोनों के बीच में क्या है और है, दोनों में से एक भी लिमिट हिट कर दी, तो आपकी कंपनी में कम से कम एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कितनी? वन वुमेन डायरेक्टर। और बेटा अगर एक आधी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है और इनकॉर्पोरेट होते बराबर उसको वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल हो गई, मतलब बेटा इनको पेड अप शेयर कैपिटल ही 100 करोड़ के ऊपर था, जनरली ये एग्जांपल, या कोई कंपनी को है ना बहुत बड़ा बिजनेस टर्नओवर होने वाला है, मतलब बिजनेस आने वाला है। मानो एक कंपनी से मेरे को बिजनेस मिल रहा है 500 करोड़ का, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को, लेकिन वो बोलते हैं एक नई कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, रिलायंस वालों ने एक सब्सिडी बनाई, और बनाते बराबर उनको 500 करोड़ का टर्नओवर हो गया, क्योंकि बिजनेस तो रेडी था ना, कंपनी बनाने का वेट था। ऐसे होता है, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, सर जल्दी कंपनी बनाओ, एक प्रोजेक्ट हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसी कंपनी बनी उसको 300 करोड़ का क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। इन दैट केस बेटा आपको इनकॉर्पोरेशन के 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 6 मंथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन एग्जाम में। और सर अगर एक आधी वुमेन डायरेक्टर छोड़कर चली गई, मतलब कम से कम 2 वुमेन डायरेक्टर चाहिए ना, घंटा एक, और एक वुमेन डायरेक्टर है वही छोड़ के चली गई, क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन था, एक कंपनी के अंदर 2 वुमेन डायरेक्टर थी जिसमें से एक छोड़कर चली गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक तो है ना, लेकिन एक वुमेन डायरेक्टर वही छोड़कर चले गए, तो आपको नई वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी। कितने? अगले 3 महीने और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। मानो मेरी 3 महीने कंप्लीट हो रहे 31 मार्च को, और मेरी बोर्ड मीटिंग उसके बाद में आ रही है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग 15 अप्रैल को आ रही है, तो फिर 15 अप्रैल। लेकिन सर सुनो ना, 1 जनवरी को वुमेन डायरेक्टर छोड़ के गई। ठीक है, मेरी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है 2 फेब को, 2 फरवरी को, और 3 महीने कंप्लीट कब हो रहे हैं, 31 मार्च को, तो फिर 31 मार्च, विच एवर इज लेटर। ऐसा भी तो हो सकता है यार, कल तुम्हारी बोर्ड मीटिंग है, आज एक आधी वुमेन डायरेक्टर बोर्ड में से निकल के चली गई, तो कल के कल कैसे अपन नई डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे? तो वुमेन डायरेक्टर के सिर्फ 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्या क्या? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, 100 करोड़ 300 करोड़ से ज्यादा क्या है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर, और साथ ही साथ में न्यूली इनकॉर्पोरेट के लिए 6 महीना, और उसके बाद में इंटरमीडिएट वैकेंसी होगी तो कितना, 3 मंथ, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ठीक है, अब ध्यान देना, एग्जाम के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वुमेन डायरेक्टर के। ये आपको बताना है वेदर वुमेन डायरेक्टर इज एप्लीकेबल और नॉट। PQR लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड है, बेटा वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो, इसके पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर में देखो। दूसरी भी लिस्टेड है, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करो। लेकिन सुनना, ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी। और बेटा प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड होने के बावजूद भी अनलिस्टेड माना जाता है, तो नॉट। ये बात समझ में आ गई? लिस्टेड कंपनी का जिसने डेफिनेशन पढ़ा है ना, उसको समझ में आता है कि प्राइवेट कंपनी का नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट होता है, और अगर प्राइवेट कंपनी का नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट है तो उसको लिस्टेड होने के बावजूद भी अनलिस्टेड माना जाता है। तो क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो बेटा? इसके लिए ना, इसलिए इसी के लिए अमेंडमेंट आ चुकी है लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में, और हम लोग क्या करते हैं, हमारे नोट्स बहुत अप टू डेट है। लिस्टेड कंपनी देखो, द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी, और नीचे की कंपनी ऐसी है जिसको हम लोग लिस्टेड नहीं मानेंगे, नॉट कंसिडर एज अ लिस्टेड। इसमें मैंने क्या बोला है, प्राइवेट कंपनी जिसके नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्ट है, इसके अलावा बाकी कुछ लिस्ट भी नहीं होता उसका। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं तुमको। तो वो लिस्टेड होने के बाद भी उसको क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड। एग्जैक्टली। तो एग्जाम्पल में आता हूँ मैं, वुमेन डायरेक्टर नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि वो लिस्टेड होने के बावजूद भी उसको अनलिस्टेड। अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता, एग्जाम का क्वेश्चन। सर सिग्मा लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल नीचे है और टर्नओवर भी नॉट रिक्वायर। नील लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ टच हो गया, रिक्वायर। ओरियन लिमिटेड, ये भी लिमिट के अंदर है बट ये लिमिट के बाहर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर रिक्वायर। कप्पा लिमिटेड प्राइवेट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 110 और 350,
दोनों भी लिमिट के बाहर है रिक्वायर। यहाँ पे अनलिस्टेड है 150 360। अच्छा सुनना 105, लेकिन कंपनी कौन सी है? प्राइवेट, नॉट रिक्वायर। और लास्ट में नवा लिमिटेड, अनलिस्टेड है, नॉट रिक्वायर। तो आप समझ में आ रहे हो, जिस चीज को आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ में उसी के साथ में उसकी एप्लीकेशन देखोगे। सर डू वी गेट दिस नोट्स, ये वाले नोट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कवर कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसको बाद में रिकॉर्ड करके आप लोग हाथ से लिख लेना, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नीचे है। देखो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल कवर किया है, और साथ ही साथ में जब आगे बढ़ोगे पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके ऊपर क्या क्या थे, तो आप ये बात समझो। पीक्यूआर लिमिटेड बोलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 सितंबर 2022 में। पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़, मतलब 100 के ऊपर है। बेटा वुमेन डायरेक्टर कब तक अपॉइंट करेंगे? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, एक वैकेंसी अराइज हुआ है वुमेन डायरेक्टर की कब? 5 अगस्त 2022 को। और हमारी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब है? और हमने बोर्ड मीटिंग हेल हुई है अक्टूबर में। बेटा सुनना, 3 मंथ कंप्लीट हुआ है क्या बोर्ड मीटिंग? तो वैकेंसी कब तक फिल करना है? एंड ऑफ 3 मंथ। क्यों? क्योंकि अगस्त से अक्टूबर तुम चल जाओगे तो सिर्फ 2 ही महीने आ रहे हैं, तो वैकेंसी फिल अप टू 3 मंथ, तो वैलिड है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में वैकेंसी फिल नहीं करी, नो प्रॉब्लम। अब आगे, वैकेंसी अराइज हुई है 5 अगस्त को। बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुई है कब? 1 दिसंबर को, है ना। बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर 3rd मंथ। कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस है, आप बताओ क्या लगता है? 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। दिसंबर में भी 3 महीने के अंदर है ना, तो बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 1 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन था कि एक बोर्ड मीटिंग अब हुई है, फिर 3 मंथ अप्लाई हुए, एंड देन देयर इज अनदर बोर्ड मीटिंग, और तब तक तुम क्या अपॉइंट नहीं कर रहे हो? वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहे हो। वैलिड, नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस। आपके पास टाइम लिमिट क्या है? बोर्ड मीटिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन ही क्या आया था? बोर्ड मीटिंग अगर 3 महीने के पहले बाद में हो रही है तो अप टू दैट मल्ट। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीक्यूआर लिमिटेड बोलकर एक कंपनी है, 5 मार्च 2022 को लिस्टेड है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने? 7। साथ में A1 A2 A3 A4 A5, 5 डायरेक्टर क्या है? मेल है। W1 2 क्या है? वुमेन है। W1 ने रिजाइन कर लिया कब? इन द मंथ ऑफ मई, एंड वैकेंसी को फिलअप किया है हमने 18 अगस्त को। पहली बात, कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है? तो आप एक बात ये समझो, सिर्फ एक वुमेन डायरेक्टर ने क्या किया है? रेजिग्नेशन मारा हुआ है। एक वुमेन डायरेक्टर तो ऑलरेडी है ना, तो एज सच नो कॉन्ट्रावेंशन एट ऑल। समझ में आ रहा है? क्योंकि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए। ये क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया ही नहीं, वो किया तो बहुत लेट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक वुमेन डायरेक्टर है, एक ही वुमेन डायरेक्टर। क्वेश्चन देखो, वुमेन डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन डाला 31 मई को। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है हमारी 30 अगस्त को। अपॉइंटमेंट हुआ है 10 अक्टूबर को। अब देखो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कब आ रही है? 31 अगस्त। 3 महीने कब कंप्लीट हो रहे हैं? 31 जुलाई। और 3 महीने कंप्लीट कब हो रहे हैं? अगस्त। तो इसके या इस डेट तक आप अपॉइंट कर लो। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में करो, नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इस डेट तक 31 अगस्त तक करो। तुमने वहां पे भी नहीं किया, तुम उसके बाद में अगस्त के बाद में अक्टूबर में अपॉइंट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट इनवैलिड मानी जाएगी। अपॉइंटमेंट इनवैलिड। न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है, 1/1/2006 को। नो वुमेन डायरेक्टर और 10 डायरेक्टर है, सुनना। और अगर इसको एप्लीकेबल है वुमेन डायरेक्टर का, तो आपको 6 महीने का समय मिलता है अपॉइंट करने के लिए। अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 6 डायरेक्टर, अब मोर देन 6 डायरेक्टर ये छोड़ो, गवर्नमेंट कंपनी के। अच्छा, और इसमें एक क्वेश्चन आगे बढ़ा देते कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से सिर्फ 6 डायरेक्टर है, ज़्यादा अपॉइंट करना है तो क्या करोगे? अब आपको अपॉइंट करना है तो क्या करोगे? अब सपोज जैसे 10 डायरेक्टर है और आपको कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं? और 6 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। डोंट यू थिंक 15 की लिमिट के ऊपर चल जाओगे तो SR भी लगेगा। और सर सुनो ना, हमारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती तो SR की ज़रूरत ही नहीं थी, SR की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या आपको ये बातें समझ में आई? यस और नो? अब यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, और जहाँ पर आज के लिए काफ़ी है, फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर
रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी, इसको रेसिडेंट, एक तो भी डायरेक्टर हमारे पास क्या चाहिए, रेसिडेंट चाहिए। सर रेसिडेंट चाहिए मतलब क्या, हर एक कंपनी के अंदर एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। रेसिडेंट मतलब क्या, अरे सुनो ना, बाहर वाले लोग इंडिया के अंदर आके गड़बड़ करके जाए, यहाँ का एक बच्चा बच्चा बताओ जिसको हम लोग क्या करें, कम से कम पकड़ के रखे, है ना। इसलिए देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फॉरेन कंपनी, और फॉरेन कंपनी सेक्शन नंबर 380 के अंदर अगर तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा, उसके अंदर भी बोला हुआ है एक तो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आप हमें डिटेल्स दो। तो इसलिए हाउ मेनी, एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट का मतलब क्या है, जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 डेज इंडिया में रहा। एक क्वेश्चन है, मानो डोनाल्ड ट्रम्प, टॉम क्रूज और जस्टिन बीबर आपके पास हुए, ये एक भी दिन इंडिया में रहे नहीं और ये बोलते हैं कि हमको आपके कंपनी के अंदर रेसिडेंट, हमें इंडिया के अंदर कंपनी बनाना है, बना के दोगे। हम बोलेंगे कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए, गलत, कंपनी बना के दो। क्यों बेटा, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, तब तक किसी ने तो भी रेसिडेंशियल का स्टेटस मेंटेन करना चाहिए। अपॉइंटमेंट के दिन नहीं देखना है, इनकॉर्पोरेशन के दिन नहीं देखना है, हर ईयर के एंड में एक तो भी डायरेक्टर का स्टेटस रेसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बोला है, इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला है। क्या समझ में आ रहा है। और अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कवर करते हैं। देखो पहली बात, मैं सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आता हूँ। रोहन प्राइवेट लिमिटेड बोलकर कंपनी है, कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 15/7/2022 को। तो एक डायरेक्टर रेसिडेंशियल चाहिए, कितने दिन के लिए वो रेसिडेंट होना चाहिए, बेटा कंपनी ही जुलाई में बनी है। तो वैसे देखो, एक अगस्त 2000 एक जुलाई 2022 से लेके 31 मार्च 2023 260 डेज आते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, 182 डेज मल्टीप्लाई बाय 260 डेज डिवाइडेड बाय, तो पहले साल में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस सिर्फ 130 दिन का चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन। और एक क्वेश्चन अगर आप देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ऑल डायरेक्टर स्टे आउटसाइड इंडिया, तो बेटा वायलेशन हो जाएगा सेक्शन का, क्योंकि एक तो भी डायरेक्टर रेसिडेंट चाहिए, है ना। पेनल्टी 172 में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, फाइनेंशियल ईयर 22-23 ओमेगा लिमिटेड नाम की एक कंपनी है ना। D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे 5 डायरेक्टर है। पहला इंडिया में रहा है 141 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 182 डेज से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी सारे डायरेक्टर के स्टे 182 दिन से कम है, चलेगा। एक डायरेक्टर रेसिडेंशियल का स्टेटस मेंटेन करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इसलिए बोला 22, देखो फाइनेंशियल ईयर पहले दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूर सेक्शन नंबर 149। अब सर जब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो मैं आपको कहाँ पे लेके आ जाता हूँ, अपने नोट्स पे। देखो आप यहाँ से देख लेना कि जो भी सतीश सर ने पढ़ाया वो कवर है या नहीं है। तो सीधा आ जाओ आप लोग सेक्शन, पहले देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, मैंने आपको पहले ये बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर इज बिकम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर डायरेक्टर आते हैं। अच्छा डायरेक्टर कौन होता है, द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा तो ये अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। उसके बाद में पर्सन रिगार्ड एज अ डायरेक्टर ओनली ही इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है। अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है लेकिन वो अपॉइंटेड नहीं है तो उसको डायरेक्टर नहीं बोलते, बता दिया। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक आता है एग्जीक्यूटिव और एक आता है नॉन एग्जीक्यूटिव, जिसके बारे में मैंने बता दिया। ये एज ए एजेंट भी काम करता है, ट्रस्टी बोलकर भी काम कर सकता है। फिर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर बता दिया। फर्स्ट प्रोविजो मैंने आपको बता दिया मोर देन 15 हो सकता है। वुमेन डायरेक्टर मैंने बता दिया लिस्टेड कंपनी और अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए मैंने बता दिया था 100 करोड़ और 300 करोड़। इसके बियॉन्ड 6 महीने में अपॉइंटमेंट और 3 महीना और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर में अगर वैकेंसी अराइज होती है। यहाँ पे हमने देखा रेसिडेंट डायरेक्टर एटलीस्ट एक तो भी होना चाहिए जो 182 डेज मोर देन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहा हुआ है और फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट किया जाता है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 1 विथ एग्जाम ओरिएंटेड बैच। आई अपलोड 2 more लेक्चर ऑन यूट्यूब। इसके बाद में सारे के सारे लेक्चर हमारे कैसे होने वाले गाइस, फिर हम लोगों के ऐप में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप ये सिर्फ लेक्चर इस चीज़ को बताने के लिए कि हम लोग कितने डिटेल लेवल पे सारी चीज़ों का कवरेज कर रहे हैं और एमसीक्यू भी इस वाले बैच में होने वाले हैं, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बिल्कुल प्यार देना वीडियो के अंदर और आपके जो ओपिनियन है अपने लेक्चर के बारे में उसको जरूर एक्सप्लेन करना, मतलब बताना। थैंक यू सो मच।